कल हमने कंप्लीट कर ही लिया था फ्लूइड स्टैटिक्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। जब बात करते हैं काइनेमेटिक्स की, आपको याद होगा जब मैंने पहले दिन आपको ये बताया था कि जो मैकेनिक्स है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, वो फर्दर टाइप में डिवाइड होती है। एक तो स्टैटिक्स, ठीक है, और एक हो जाती है डायनामिक्स। डायनामिक्स के अंदर हमारे दो फर्दर पार्ट जाते हैं, एक हो जाता है काइनेमेटिक्स और एक हो जाता है काइनेटिक्स, ठीक है, काइनेटिक्स। अच्छा, काइनेमेटिक्स था क्या? विदाउट एनी फोर्स, ये था। विदाउट एनी फोर्स मोशन हो जाएगा, विदाउट एनी कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन तो फोर्स होता है, तो इसका मतलब विदाउट एनी फोर्स मोशन हो जाएगा। विद कॉज ऑफ मोशन, तो फिर काइनेटिक्स क्या था? फोर्स का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर लेंगे। फोर्स का इफेक्ट तो मोशन ही है, वो नेग्लेक्ट कर लिया तो फिर बचा क्या? एक्स्ट्रा फोर्स नहीं डालेंगे तो वो चला कैसे फिर? फोर्स लगने का रीजन फाइंड नहीं करेंगे। मतलब फोर्स लगने का रीजन क्या होगा फिर? मोशन का रीजन होता है फोर्स। फोर्स लगने का रीजन क्या हो जाएगा? सोच रहे हो? मोशन का रीजन होता है ना फोर्स। कॉज ऑफ द मोशन इज द फोर्स। हाँ, आप सही जा रहे हो। आप इग्नोर करेंगे, ठीक है, फोर्स को सिर्फ इग्नोर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स लगा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर मोशन है तो फोर्स 100% होगा, बस हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। उसको नेग्लेक्ट मतलब इग्नोर कर दिया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स जीरो है वहां। फोर्स जीरो नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हैं? फिर दो तीन वेरिएबल्स आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। लाइक एनर्जी भी निकाल रहे हो हाफ एम वी स्क्वायर, और उसमें वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाल रहे हो, ऐसे नहीं निकाल सकते। वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए मास को कंसीडर नहीं करना है, तब जाके वो आंसर आएगा। तो मास को कंसीडर नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं कि मास नहीं है उसमें, ठीक। तो कंसीडर ऑफ द कॉज ऑफ द मोशन हम यहाँ पर नहीं लेके चलते। कंसीडर, डोंट कंसीडर द कॉज ऑफ द मोशन, कॉज ऑफ द मोशन। जबकि इसमें हम फोर्स को, मास को, सबको लेके चलते हैं। इसमें यू वी और एस तो होता ही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यू वी एस ए टी ये रहेंगे, इसमें ए भी और टी भी, ठीक है। काइनेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम फोर्स एंड मास सबको लेके चलते हैं, तो इसलिए काइनेटिक्स को ही हम जनरली डायनेमिक्स बोल देते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, जिसमें हम सब कुछ कंसीडर करेंगे, प्रेशर, फोर्स, सब कुछ। जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम ये जो मीटर वाली चीजें होती है, मीटर सेकंड वाली, सिर्फ वो रहेंगी, ठीक है। काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। अभी भी हम मीटर और सेकंड वाली बात करेंगे, बट इसमें मास कंजर्वेशन को हम लेके चलेंगे, वो अभी आगे बात करेंगे। तो काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में सबसे पहले हमारे पास आती है दो अप्रोचेस। तो पहली बात तो हमें ये क्लियर हो गया, सिर्फ और सिर्फ फ्लो को देखेंगे आज, ठीक है। इस पर फोर्स की बात नहीं होगी, फोर्स इस पर जो लग रहे हैं उनकी बातें हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो है डायनेमिक्स का पार्ट। तो अभी सिर्फ फ्लो समझना है कि फ्लो होते कैसे हैं, ठीक है, सिर्फ फ्लो कैसे होते हैं, इन चीजों पर डील करनी है। तो पहले तो काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में दो अप्रोचेस होती हैं। फर्स्ट अप्रोच है हमारी लैग्रांजियन अप्रोच, लैग्रांजियन अप्रोच, ठीक है। एंड सेकंड है यूलेरियन अप्रोच एंड सेकंड है यूलेरियन अप्रोच, यूलेरियन अप्रोच। देखो लैग्रांजियन अप्रोच क्या होती है, इनके डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट वाइज, मतलब काफी बड़े बड़े से स्टेटमेंट होंगे, पूरे उसमें वर्डिंग होगी, और उसमें ये पूछ लेंगे कि ये कौन सी वाली अप्रोच है, या फिर इसकी अप्रोच के बारे में बता रखा है, इसकी अप्रोच के बारे में, इसकी अप्रोच को इसके साथ में कंबाइन कर दिया, इसको इसके साथ में, तो पूछ लिया कि रॉन्ग कौन सा है, राइट कौन सा है। इस तरह से इसके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो जो लैग्रांजियन अप्रोच है ना, वो सिंपल सेंस में समझ रहे हैं, लिखवाने का काम अभी कर दूंगा, काफी चीजें लिखनी है आज हमें, ठीक है। तो लिखने का काम आराम से करेंगे, पहले छोटी छोटी चीजें समझ लो। मान लीजिए अगर लैग्रांजियन अप्रोच की बात कर रहा हूँ, तो जैसे हमारे पास फ्लो है, तो फ्लो किसका होगा? लिक्विड एंड गैसेस का, फ्लूइड का। तो ये फ्लूइड पार्टिकल है कुछ, यहाँ पर इसमें फ्लूइड पार्टिकल है। कैसा मान के चलोगे फ्लूइड पार्टिकल? माइंड में अब लेके चलो, अब कॉन्टिन्यूअम, ये इनवैलिड नहीं करना है। जैसे ये इनवैलिड कर दिया, समझ रहे हो, आपकी एफएम खत्म हो गई वहीं पर। तो जैसे ही आपने कॉन्टिन्यूअम माना हुआ है, तो ये पार्टिकल
कुछ वेलोसिटी से जा रहा होगा, जरूरी है कि ये वाला पार्टिकल भी सेम वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में जाए? नहीं, जरूरी नहीं है ना। ये जो आपने माइंड मान लिया ना कि ऐसे एक जाए, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन है ना। ऐसे नहीं है कि वो 100% ही जाएगा, हो सकता है वो वेलोसिटी ऐसे जा रहा हो, ठीक है, हो सकता है वो इस वेलोसिटी से जा रहा हो। लाइक आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स हमारे इधर उधर भागते रहते हैं। अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ आपसे, तो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ रुके हुए हैं या भाग रहे हैं? मैंने आपसे पहले ही थोड़ा सा समझाया हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल भाग रहे हैं, बट कौन से वाले उसमें, माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक? यहाँ जो हमारे मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं, माइक्रो हैं या मैक्रो हैं? वो माइक्रो हैं, क्लियर है। माइक्रोस्कोपिक है, इसका मतलब जैसे ही आपने बोला कि वो भाग रहे हैं, आपने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की या नहीं, कि एक मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, एक मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, एक मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है। अगर मैं इसकी मैक्रोस्कोपिक स्टडी करूं इस रूम की, तो कैसा दिख रहा है कि ये जो है ये नहीं भाग रहा है ना, ये जो पूरा पूरा बॉडी है ये नहीं भाग रहा। बात क्लियर है या नहीं, है ना। तो अगर मैं मैक्रोस्कोपिक लेके चलता हूं, तो मैं इसको सीधा बोल दूंगा एक स्पेस को कि ये स्पेस नहीं मूव कर रहा। ये सुनो, ये स्पेस नहीं मूव कर रहा है, पूरा जिसमें स्पेस में ये मास भरा हुआ है ये मूव नहीं कर रहा। बट यहाँ पर आपने इसको भी समझा, इसको भी समझा, इसको भी समझा, बस यही कंडीशन है जो यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लैग्रांजियन साहब ने ये कहा कि भाई हमें तो हर एक पार्टिकल के बारे में स्टडी करनी है, हमें तो ये देखना है कि ये वाली वेलोसिटी इसकी कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये वाला इस पर कितना प्रेशर लगा रहा है, ये कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, ये वाला कितना कर रहा है। जब स्टडी करते हैं पार्टिकल वाइज तो होती है लैग्रांजियन स्टडी, जब हम बात करते हैं पार्टिकल वाइज। और जब हम बात करते हैं एक स्पेस वाइज, स्पेस समझ रहे हो, जैसे कि ये वाली चीज, कि जब हम उसका नेट इफेक्ट देखते हैं, पूरे इनकी वेलोसिटीज का जो नेट इफेक्ट है वो कैसा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पेस वाइज अप्रोच, कि ये पूरी बॉडी कितने से जा रही है ये फ्लूइडिक, पर फ्लूइडिक हमने एलिमेंट इन बहुत सारों को मान लिया, अकेले को नहीं, फ्लूइडिक एलिमेंट हमने बहुत सारों को माना है। लाइक अगर ये इतना बड़ा है तो उसमें से इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन हमने ये काट के और इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि ये आगे जा रहा है, ये रुका हुआ है, ये इस साइड भाग रहा है। तो ये जो अप्रोच होती है स्पेस वाइज, इसका नेट सम क्या कर रहा है, वो हमारी कहलाती है यूलेरियन अप्रोच, ठीक है। दिस इज द न्यू अप्रोच, याद रखना, जो हम नहीं पढ़ते हैं वो है न्यू, क्योंकि इसे पढ़ते हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट मतलब ये है हमारी एक्स्ट्रा स्टडी, जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स या काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी, इसमें हम जो पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरीज पढ़ते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की, कि वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। जिसे आप रेयर फील्ड थ्योरी भी बोल देते हैं। रेयर फील्ड थ्योरी या रेयर फील्ड जो गैसेस होती है ना, वो चीजें आती है इसमें, ठीक है। अभी जो इसकी स्टडी है, इसमें हमारी एक स्टडी और आ जाएगी, कौन सी वाली, स्लिप वाली, फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो वाली, क्योंकि इसमें एक एक गैस बहुत दूर दूर भी हो सकती है, पार्टिकल जो है वो बहुत दूर दूर भी हो सकता है, जबकि हमारा कॉन्टिन्यूम लेके चलना है। अगर हम कॉन्टिन्यूम लेके चल रहे हैं तो हमारी जो स्टडी है वो है क्लासिकल स्टडी। ये हर एक मॉलिक्यूल की स्टडी नहीं बताएगी, बट हाँ ये इतने को बताएगी कि वो स्पेस कैसे भाग रहा होगा, वो मतलब स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे भाग रहे होंगे। तो ये हमारी क्लासिकल स्टडी है जो हम यूलेरियन स्टडी पढ़ते हैं। बात क्लियर, पहले क्लियर हो गई। पहले तो ये समझना था कि हम जो फ्लो समझते हैं वो क्रॉस सेक्शन वाइज ही क्यों समझते हैं, है ना, हर एक मॉलिक्यूल के क्यों नहीं समझते। जब भी आप पढ़ोगे अभी लेमिनार, रोटेशनल और जो ये हमारे स्टीडी, अनस्टीडी, ये सारी चीजें आप एक क्रॉस सेक्शन के हिसाब से पढ़ोगे, क्यों पढ़ोगे, या फिर एक लाइन के हिसाब से पढ़ोगे, क्यों पढ़ोगे। आपने सिर्फ एक पार्टिकल के बारे में क्यों नहीं पढ़ा, वो इसीलिए क्योंकि पार्टिकल के नेचर हर एक जगह अलग अलग हो सकते हैं और रियल में होते भी हैं, ठीक है। इसीलिए हमें वो सारे क्रॉस सेक्शन, मतलब जितने भी पार्टिकल एक क्रॉस सेक्शन में, हमें उन्हें एक साथ लेके उनको समझना होगा, उनकी लोकल वेलोसिटी नहीं, उनकी एवरेज वेलोसिटी को लेके चलना होगा, ठीक है। इसीलिए हमें यूलेरियन अप्रोच पढ़नी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी अप्रोच स्टार्ट हो जाती है, जो दो हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें इसको लिखना, समझ में आया कुछ, ठीक है। चलो तो यहीं से अब चैप्टर शुरू कर देते हैं, ठीक है। काइनेमैटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो चैप्टर नाम डाल लीजिए, ठीक है। थोड़ा सेंस तो समझ में आ गया ना, ठीक है। बस इन चीजों को लिख लो, थोड़ा लिखने का काम इसमें ज्यादा है, क्योंकि जब रिवाइज करते हैं तो चीजें आपकी लिखी हुई होनी चाहिए इस चैप्टर में पर्टिकुलर, क्योंकि ये चैप्टर ना थोड़ा मैथमेटिकल है, ठीक है। तो मैथ्स ना हम बार बार भूल जाते हैं, इसलिए हर चीज लिखनी जरूरी है। तो इसमें लिखिएगा फ्लो, पहले तो ये लिखो, फ्लो स्टडी विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ
flow study without the consideration of the basic cause of flow. Flow study without the consideration of the basic cause of flow is known as kinematics of fluid. Flow study without the consideration of the basic cause of flow. Flow study without the consideration of the basic cause of flow. Flow study without the consideration of the basic cause of flow is known as kinematics of flow, kinematics of fluid, है ना। तो हम इसमें फोर्स बिल्कुल नहीं छेड़ने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये जो आपकी वेलोसिटी, स्पीड और एक्सीलरेशन टाइम, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें लिखेगा द स्टडी of kinematics and dynamics is under the study of kinematics and dynamics. Dynamics मतलब kinetics. The study of kinematics and dynamics. The study of kinematics and dynamics under two approaches. First लिखेगा Lagrangian approach, second लिखेगा Eulerian approach. Lagrangian approach and Eulerian approach. यूलेरियन अप्रोच, पहले इनके दोनों के नाम लिख लो, लैग्रांजियन अप्रोच एंड यूलेरियन अप्रोच। डेफिनेशन थोड़ी लेंदी रहेंगी हर चीज की, बट प्लीज लिखो, है ना, क्योंकि ये चीजें आप रिवाइज करते हुए भूलोगे नहीं फिर कभी। लैग्रांजियन अप्रोच में लिखेगा दिस अप्रोच इज पार्टिकल, लैग्रांजियन अप्रोच डाल लो डेफिनेशन, लैग्रांजियन अप्रोच, दिस अप्रोच इज पार्टिकल कंसंट्रेशन अप्रोच, मतलब हमें इसको पार्टिकल को ही स्टडी करना है, एक एक पार्टिकल को। दिस अप्रोच इज पार्टिकल कंसंट्रेशन अप्रोच। इट मींस द एंटायर कंसंट्रेशन गोज टू ए पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल, the entire concentration goes to a particular fluid particle. concentration मतलब density मत समझना, concentration मतलब आपका focus. The entire concentration goes to a particular fluid particle and its motion is analyzed. To a particular fluid particle and its motion is analyzed. Because of the excessive number of fluid particle, full stop के बाद लिखिएगा, because of the excessive number of fluid particle present in the system, because of the excessive number of fluid particle present in the system, the time consumption is very high. The time consumption is very high. आप इसको अप्रोच को यूज कर सकते थे, आपके लिए और ज्यादा बेटर होती है एक एक पॉइंट को स्टडी करने की, बट द टाइम कंजम्पशन इज वेरी हाई। बट एक एक फ्लूइड को स्टडी करोगे तो टाइम कंजम्पशन तो बहुत लगेगा। द टाइम कंजम्पशन इज वेरी हाई, therefore we don't refer this approach in the kinematic study of fluid flow, in fluid mechanics. उम्मीद है समझ में आ गया है कि एक पार्टिकल की स्टडी करोगे, फिर दूसरे ही करोगे, फिर तीसरे ही करोगे, फिर कहोगे कि हाँ पूरे पार्टिकल नेट से जा रहे हैं, तो इससे फायदा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है। हाँ एक्यूरेट स्टडी हो रही है, ये फिक्स है, एक्यूरेट बता रहे हो कि हाँ एक एक पार्टिकल आपका कैसे कैसे वेलोसिटी, कैसे कैसा प्रेशर डाल रहा है, बट इससे टाइम कंजम्पशन हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, सेकंड है यूलेरियन अप्रोच। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा यूलेरियन अप्रोच, तो हम इसको अपनी एफएम में यूज करेंगे नहीं, ठीक है, आपकी लैग्रांजियन को, ठीक है, यूलेरियन को करेंगे। अब
यूलेरियन क्या है, इसको लिखिएगा, दिस अप्रोच इज स्पेस कंसंट्रेशन अप्रोच, मतलब हमें स्पेस में सोचना होता है, मतलब स्पेस का मतलब खाली जगह नहीं, यहाँ पर स्पेस का मतलब वो जगह जिसके अंदर मॉलिक्यूल एक से ज्यादा है, ठीक है, मतलब जगह जैसे बेसिकली से बोल देते हैं। दिस अप्रोच इज स्पेस कंसंट्रेशन अप्रोच इन विच वी पुट आवर फोकस in a particular space. This approach is space concentration approach in which we put our focus in a particular space. Therefore, all the fluid particles, therefore, all the fluid particles, फिर से बोल देता हूँ, this approach is space concentration approach in which we put our focus in a particular space, therefore all the fluid particles passing through that space, therefore all the fluid particles passing through that space are analyzed, therefore all the fluid particles passing through that space are analyzed simultaneously, वो सभी एक साथ एनालाइज हो जाते हैं, through that space are analyzed simultaneously. Therefore, the time consumption in this study is very less. Therefore, the time consumption of this study is very less. These results कौन से results जो यूलेरियन से मिले, these results are showing the correct feeling of the fluid flow. These results are showing the correct feeling of fluid flow. Correct values कभी नहीं, correct feeling of the fluid flow. Feeling का मतलब क्या हुआ कि हाँ भाई एक चीज उधर की तरफ भाग रही है तो उधर की तरफ ही भाग रही है, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं देगा, एग्जैक्ट वैल्यू देगा आपका Lagrangian approach. The correct feeling of the fluid flow, and these results are known as the average results, and these results are known as the average result. ये जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं वेलोसिटी का या किसी भी चीज का, वो एक एक पार्टिकल की वेलोसिटी उतनी नहीं होगी, किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी हो सकती है उतनी हो जो एवरेज के बराबर हो, बट दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है, एक की हो सकती है कम. एवरेज रिजल्ट्स, these results are known as average results, and this is used in the classical fluid mechanics, and this is used in the classical fluid mechanics. ये सब चीजें मैंने इतनी लेंदी इसलिए लिखवाई हैं आपको क्योंकि जिससे कि आप जब भी रिवाइज करें तो यूलेरियन एंड लैग्रांजियन आप में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है. And this approach is used in the classical fluid mechanics. So classical fluid mechanics ही हम पढ़ते हैं, हम advanced fluid mechanics नहीं पढ़ते हैं. हमारा सिलेबस क्लासिकल पर ही है, जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं सब क्लासिकल है, ठीक है. हम कहीं भी नेवियर स्टोक्स इक्वेशन के डेरिवेशन या उसके अंदर की चीजें नहीं पढ़ते हैं, जो कि अभी फिलहाल ही मतलब 19 जो ये सेंचुरी गई है ना, उसी में ज्यादा डिराइव हुई हैं ये चीजें, बट उन चीजों पे हम कंसिडरेशन नहीं करते हैं कहीं पर भी, बहुत ही नॉर्मल चलता है. हम बस एक जगह पढ़ेंगे नेवियर स्टोक्स इक्वेशन से बन के आया बर्नौली, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे उसका, ठीक है. तो वो एडवांस है, वो हम ज्यादा यहाँ नहीं पढ़ने वाले, ठीक है. चलिए तो अब हम चलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो की तरफ. डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो. लाइक आपको नाम पता होंगे, आज हम यहाँ पर पहले जो काइनेमेटिक्स है उसमें सिर्फ नाम को कंसिडरेशन में लेके चल रहे हैं, ये नहीं करेंगे कि हाँ इस पर फोर्स ज्यादा लग रही है इस वजह से ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, कि फोर्स की तो हमें बात करनी ही नहीं है आज, ठीक है, वो डायनामिक्स में स्टार्ट होगी. तो अभी सिर्फ और सिर्फ नेचर देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो. फर्स्ट नेचर है स्टेडी फ्लो. पहले मैं लेके चला स्टेडी एंड अनस्टेडी, एक साथ ही लेके चल लेते, एंड अनस्टेडी फ्लो. उसके बाद लैमिनार एंड टर्बुलेंट, तो वो तभी लिख लेंगे है ना, अभी बस ऐसे एक एक डेफिनेशन लेके चलते हैं. स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो क्या होता है.
अब जरा थोड़ा सोचिएगा, यहाँ से अब फिगर बनने ये वाले शुरू हो जाएंगे, इनको थोड़ा अपने माइंड में फील रखिएगा, क्योंकि अब ये हो गया है मोशन शुरू। ठीक है, अभी तक मोशन नहीं था, अभी तक स्टैटिक्स थी। फिलहाल मैं फोर्स के हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से नहीं बता रहा क्यों इधर से इधर पानी गया। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसके पैटर्न की, कि हाँ वाटर भाग रहा है, जा रहा है। तो अगर वाटर जा रहा है तो मान लीजिए आपने इसको ऐसे माना, ठीक है, आपने इसको अभी ऐसे माना। अब ये स्टीडी फ्लो बोल रहा हूं ना, ऐसा तो नहीं बोला स्ट्रीम लाइन, बस ये एक फिगर बना रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा विजुअलाइज करने में अच्छा लगे। ठीक है, ये फ्लो कुछ ऐसे फिगर में जा रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या कहा, मैंने लिया ये स्पेस, कौन सा स्पेस, ये 3D है ना, ये एक ट्यूब है, सिलेंडर है टाइप। तो ये सिलेंडर एक ट्यूब या पाइप जो इस तरह से ऐसे मुड़ा हुआ भी है, कोई नहीं, बट ये जो है ये हमारे पास स्पेस है। तो इस स्पेस में से, इस स्पेस में, ठीक है, एक तो ये स्पेस हुआ, समझना, ये स्पेस हुआ। अब एक बात बताइए, क्या इसी स्पेस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बारे में बात होगी? समझना मेरी बात को, क्या इसी स्पेस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बारे में बात होगी कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसकी वेलोसिटी कम, इसकी वेलोसिटी ज्यादा, टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी चेंज, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है टाइम के साथ? क्या हम ऐसे बात करेंगे? अगर हम ऐसे बात करेंगे इसका मतलब हम लैग्रांजियन पढ़ रहे हैं। हमारे लिए जो स्पेस हो गया उसकी प्रॉपर्टी थ्रू आउट द स्पेस क्या मान के चलेंगे? सेम। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने आपसे कहा इसकी वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी जो इसकी मानी है ना वी एवरेज, वही वी एवरेज इसकी है, वही वी एवरेज इसकी है। तो आप इसे सीधा ऐसे दिखाते हो। ये मैंने बहुत सारी स्ट्रीमलाइन दिखा दी हैं, बट आपके माइंड में क्या चलना चाहिए जब भी स्टडी की बात होगी, हमेशा कि ये एक स्पेस, मतलब ये एक क्रॉस सेक्शन मान लिया, इस क्रॉस सेक्शन से पानी जब निकल रहा जा रहा होगा, इस क्रॉस सेक्शन से पास होता हुआ, तो वो वेलोसिटी वी एवरेज से ही भाग रहा होगा। हर जगह कैसी होगी वेलोसिटी उसकी? इस वाले पार्टिकल की भी वी एवरेज, यहाँ की भी, सबकी क्या होगी? वी एवरेज। दिस इज द स्पेस। कौन सा स्पेस? जो ये क्रॉस सेक्शन वाइज दिख रहा है, 3D में दिख रहा है ना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द स्पेस। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ स्टीडी फ्लो है, तो थोड़ा ध्यान देना, स्पेस में स्टीडी फ्लो, स्पेस में पहले एक स्पेस को क्या करना पड़ेगा स्टीडी फ्लो के चेक करने के लिए? स्पेस को कांस्टेंट, अपने माइंड में क्या करना पड़ेगा? स्पेस को कांस्टेंट। ठीक है, तो स्पेस अपने ये ले लिया, मान लीजिए ये स्पेस कोई है, ऐसे ही एस ले लिया, ऐसे कोई स्पेस, ये कोई स्पेस है इस जगह। इस स्पेस पर क्या स्टार्ट कर लो, यहाँ पर बैठ जाओ, है ना। सोचते हैं ना कि पाइप बहुत बड़ा सा है, मैं उस पाइप के इस जगह बैठ गया, यहाँ से पानी निकल रहा था, ऐसे जा रहा था, तो मैं यहाँ बैठ गया, मैंने ये सोच लिया कि मैंने ये स्पेस ले लिया। अब जैसे मैंने ये स्पेस अपने माइंड में एक कांस्टेंट ले लिया कि मुझे इस स्पेस को ही देखना है, तो ये क्या हो गया? ये हमारे लिए हो गया स्पेस कंसंट्रेशन, और किसके हिसाब से? पर्टिकुलर स्पेस को कांस्टेंट मान के, जो मैं अब लिखने वाला हूं, ध्यान देना जरा। एक स्पेस कांस्टेंट ले लिया, अब क्या हुआ? वाटर इससे फ्लो कर रहा था, मैंने अब देखिए अपनी स्टॉपवॉच, मैं घड़ी देखना शुरू किया, मैंने देखा अभी इसमें से कितनी वेलोसिटी निकली, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड से ये वेलोसिटी यहाँ से पास हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा आपसे? 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ से भाग रहा है पानी। मैंने फिर देखा 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद टाइम चेंज हुआ, अभी मैंने क्या देखा? यहाँ से क्या जा रहा है पानी? 10 मीटर पर सेकंड। अगर वो यहीं से, मुझे दूसरों से मतलब नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, यहीं से अगर वो अभी भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो मैं क्या बोल दूंगा इस फ्लो को? स्टेडी फ्लो है। मैं क्या बोल दूंगा? स्टेडी फ्लो। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। स्टेडी फ्लो में स्पेस को पहले अपने माइंड में कांस्टेंट बनाओ, है ना, उसके बाद फिर टाइम को चेंज करो। अगर इधर उधर भागोगे ना तो फिर फंस जाओगे। एक जगह की वेलोसिटी अभी भी 10 चल रही होगी, अगर इधर की मान लीजिए 20 भी हो गई तो, क्योंकि वहां एरिया चेंज हो सकता है ना। तो इसलिए फंसना नहीं है डेफिनेशंस में, डेफिनेशन में एकदम क्लियर रखना है कि पहले एक स्पेस पर बैठोगे, कोई सा एक स्पेस ले लोगे, उसके बाद क्या चेक करोगे? मान लीजिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज ए फंक्शन, मतलब जिससे आप प्रॉपर्टी चेक कर रहे हो, तो इसे वेलोसिटी को या फिर एक्सेलरेशन को हम क्या बोल देते हैं? प्रॉपर्टी बोल दिया। तो मैंने इनको ऐसे बोल दिया पी, ये प्रॉपर्टी है, प्रेशर नहीं है ना, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या? प्रॉपर्टी डी ऑफ प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई किससे? टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है या नहीं, यही तो चेक कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, या डेल प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई dt एट कांस्टेंट स्पेस, मतलब यहाँ स्पेस आपने पहले ही क्या मान लिया? कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? शुड बी इक्वल टू 0।
थोड़ा समझ में आया मैं क्या क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, कि मैंने क्या किया, उस प्रॉपर्टी, जो भी आप ये प्रॉपर्टी ले रहे हो यहाँ से निकलने वाली, वो वेलोसिटी जनरली हम मान के चलते हैं ना, तो मैंने जो भी प्रॉपर्टी ली उस प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं टाइम से डिफरेंशिएट करता हूँ, कब, जब मैंने स्पेस एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट मान लिया, तो वो क्या आना चाहिए, 0। ये समझ में आता है ना, ऐसे करके खींचने का मतलब कि कुछ एक कांस्टेंट चीज मान ली पहले से। ठीक है, बात क्लियर है। दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्टेडी फ्लो, है ना, समझ में आ गया। अगर मैंने आपसे कहा कि ये टाइम के रेस्पेक्ट में प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, दैट इज द अनस्टेडी फ्लो। समझ में आ गया, क्लियर है ना, एकदम टफ नहीं लेके चल रहे, नॉर्मल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया एकदम, की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें कंफ्यूज होती हैं, लेमिनार भी आएगा, भी स्ट्रीमलाइन भी आएगा, तो वो सब चीजें कंफ्यूज होंगी, इसीलिए थोड़ा विजुअलाइज करते हुए चलो। तो इसकी एक एक वर्डिंग भी लिख लेते हैं, जैसे अनस्टेडी स्टेडी दोनों एक तरह से कंप्लीट हो गए ना, तो इनकी वर्डिंग लिख लो। स्टेडी की लिख लो, इट इज द प्रॉपर्टी, steady and unsteady flow when, sorry, it is नहीं लिखेगा, when the property of the fluid not changing with respect to time at a given space जो आपने मान लिया था, at a given space, when the property of the fluid not changing with respect to time at a given space, then this flow is known as steady flow. ठीक है, और उसके बाद इस चीज को ऐसे लिख दे, डेल प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट स्पेस इक्वल टू 0, एट कांस्टेंट स्पेस इक्वल टू 0। ये डिवाइडेड बाय स्पेस नहीं है, एट कांस्टेंट स्पेस, आई थिंक आपने मैथ्स में चीजें की होंगी। ठीक है, एट कांस्टेंट स्पेस इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हो सके तो ये चाहे फिगर बना लेना, थोड़ा इससे याद रहेगा कि हाँ हम कुछ सोच रहे थे, स्पेस यहाँ पर हमने कांस्टेंट माना हुआ था, है ना। अगर हो सके तो ये फिगर बना लो, थोड़ा फायदा हो जाएगा आपको। ये स्टडी इसके लिए नहीं देखनी है, हमेशा क्या मानोगे, वी एवरेज हर जगह, तभी तो यूलरियन अप्रोच पे सेटिस्फाइड होगी। तो पता लगा यहाँ बैठ के फिर देख रहे हो कि इस वाले की वेलोसिटी तेज होगी क्योंकि वो फिक्स वाले के दूर है तो यहाँ की तेज होगी, ऐसे नहीं सोचना है ना। पता है आपको फिक्स वाले से इस वाले की वेलोसिटी ज्यादा तेज होगी, बट आपको एवरेज लेके चलना है, आपको स्लिप कंडीशन मान के चलनी पड़ेगी, ऐसे सोचने में। ठीक है, कि भगाना पड़ेगा उससे। ठीक है, अभी हमने ऐसा सोचा हुआ है कि फ्रिक्शनलेस है, क्योंकि अभी काइनेमेटिक की बात हो रही है, फोर्स की बात ही नहीं कर रहे, है ना, वो चीज हो रही है। डायनामिक में फिर वो सोचेंगे कि वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगी कैसे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा अनस्टेडी के अंदर, इफ द प्रॉपर्टी आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ द प्रॉपर्टी, इसी के अंदर मतलब सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका, इफ द प्रॉपर्टी आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए गिवन स्पेस, then the flow is known as unsteady flow. If the property of the fluid are changing with respect to time, then the flow is known as unsteady flow. Here del p upon del t is not equal to 0, मतलब del property upon del t is not equal to 0 for the unsteady. For the unsteady, del p by del t property by del t at a constant space is not equal to 0. Del p by del t, del property by del t at constant space is not equal to 0। इसका मतलब आपने क्या देखा, जहां बैठे हुए थे अभी 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, अब वो बढ़ गया 15 मीटर पर सेकंड से। कैसे भागा, वो फोर्स है ना, उनकी अभी स्टडी नहीं करी, बस वो भाग गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि टाइम के साथ में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है वहां। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। क्लियर है, स्टेडी अनस्टेडी इतना काफी है। अभी आगे चलें, नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। सेकेंड इज द uniform and non-uniform flow। अब आपको क्या करना है, देखो दोनों चीजों में माइंड एकदम ओपन रहना चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें ही बिल्कुल अलग है सोचने के लिए, कंडीशन दोनों की ही एकदम अलग है, और एकदम अलग ऐसी कि कंफ्यूज कर दे। ठीक है, दोनों के नाम से एकदम अलग चीजें हो जाती हैं। जब हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को देखेंगे तो हम क्या सोचेंगे, पाइप आपके माइंड में चल ही रहा है, ठीक है, ऐसे इस पाइप में यहां पर इस क्रॉस सेक्शन पर मान लीजिए वेलोसिटी कितनी है, इस क्रॉस सेक्शन पर v, मान लेते हैं इसके इस क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी कितनी है, इस क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी है इसकी v1,
है ना, ये थोड़ा सा बड़ा मान लो, थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको फिर, है ना। इस क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी है यहाँ पर ऐसे, दिस इज दी v1, अलग दिखा आप थोड़ा, जितना भी आपको एफएम पुराने टाइम का आता है तो उससे आपको पता होगा कि यहाँ वेलोसिटी में थोड़ा अंतर आता है एरिया चेंज होने पे, ठीक है। तो अगर ये पाइप में ऐसे जा रहा है, आपको ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है स्पेस के साथ। यही होते हैं कंफ्यूजिंग चीजें, मैंने आपसे बोला ना ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। स्टीडी में स्पेस कांस्टेंट था, यहाँ पर होता है टाइम कांस्टेंट। आपको क्या देखना है, चाहे पूरा पाइप यहाँ से वहां तक हर जगह एरिया चेंज क्यों ना हो, उसमें आपको देखना है पूरा पाइप जो भी कंसिडरेशन में लेके चल रहे हो, वो पूरी चीज एक पर्टिकुलर टाइम पर। थोड़ा मेरे माइंड को सोचना मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब एक फोटो खींच लो उसका, एक पर्टिकुलर टाइम पर तो खींचेगा। ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीजें क्या है, अगर एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से, अगर आपने एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से सोचना जरा, अगर टाइम हमारे पास एक फिगर इसका लो और एक फिगर इसका लो, कि यहां पर हमने जैसे ही टाइम की वैल्यू, मतलब एक टाइम क्या मतलब क्या हो गया कि एक सेकंड, मतलब एक, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था अभी ये फ्लो कराना, हमने तुरंत कहा कि ये टाइम हमारा अभी मान लीजिए 1 सेकंड था जिस टाइम पर आप इस चीज को चेक कर रहे थे। आपको फिर टाइम चेंज करना है। अगर आप टाइम चेंज कर रहे हो तो क्या हो गया फिर, वो हो गया चेक करना फॉर दी स्टेडी एंड अनस्टेडी। अगर आपने टाइम को चेंज किया तो वो क्या चीज कहलाएगी आपकी, स्टेडी एंड अनस्टेडी, कि यार वो चीज चेंज हो रही है क्या उसमें, है ना। यहां पर क्या होगा, उसी टाइम पर अगर ये फ्लो और ये वेलोसिटी उस वाले पाइप फ्लो में अलग अलग जा रही है उसी टाइम पर, तो ये क्या कहलाएगा, अलग अलग जा रही है, स्पेस वाइज अलग अलग जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। और अगर ये वाली चीज हमारी एक जा रही है उसी टाइम पर, तो ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो। उसी टाइम पर वेलोसिटी हमारी क्या होनी चाहिए, हर एक स्पेस में सेम, दैट इज द यूनिफॉर्म फ्लो। टाइम को ध्यान में रखना है, अगर आपने इसको टाइम को चेंज कर दिया और इनकी वेलोसिटी हो गई अब चेंज कैसे समझना अब इस चीज को। यहाँ की वेलोसिटी अभी क्या मान के चलोगे, ये v, इसे क्या बोला आपने, यूनिफॉर्म। आपने अब टाइम चेंज किया, ये टाइम कब था, 1 सेकंड। अब आपने क्या कहा, इसको टाइम इक्वल टू 5 सेकंड पर देखा, 5 सेकंड पर ये वेलोसिटी हमारी कितनी चेंज हो गई, वेलोसिटी हमारी कितनी चेंज हो गई, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर वेलोसिटी हो जाती है यहाँ पर 10 से लेके 15, ये 15 हो गई 5 सेकंड में, ठीक है 5 सेकंड पे, और ये भी कितनी हो गई 15, 5 सेकंड में। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं अभी भी, ये भी 15 ये भी 15, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, जबकि वेलोसिटी की वैल्यू तो चेंज हो गई ना, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो गई, बट अभी भी दोनों क्या हैं, जब t इक्वल टू 5 सेकंड पर आप इसका फोटो खींचोगे कि क्या दिखेगी, ये भी 15 ये भी 15। तो अगर टाइम भी चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी भी चेंज हो जाए विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, बट हर एक पॉइंट पर वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो को सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम के रेस्पेक्ट में आप क्लिक करके नहीं बोल सकते हो, उसको जैसे जैसे आप टाइम चेंज करोगे ना, तो उस टाइम पर भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर सेम है तो वो हमारा यूनिफॉर्म फ्लो कहलाएगा, नहीं तो फिर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक बॉडी है, ये वाली चीज समझना, आपने इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, दिस इज दी v1, दिस इज दी v2। अभी के हिसाब से v1 बराबर है v2, कब, जब टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड है। आपने देखा 1 सेकेंड पर v1 इक्वल टू v2 है। अगर ये चीज ऐसे सेटिस्फाई कर रहा है 1 सेकेंड पर, जो आपने फोटो लिया दोनों वैल्यूज थी सेम, तो इसे क्या बोल दोगे, यूनिफॉर्म फ्लो। बट ये यूनिफॉर्म फ्लो तब एकदम कंप्लीट होगा जब आप इसको टाइम के साथ भी सोचोगे। अगर ये टाइम हमारे पास 1 सेकेंड से 5 सेकेंड हो गया, टाइम कर दिया आपने चेंज, और इसकी वेलोसिटी अब v1 से हो गई v3 और v2 से हो गई v4, और मान लीजिए v3 इज नॉट इक्वल टू है v4, ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। बात क्लियर है, समझ में आया कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। और साथ ही स्टेडी क्या, अभी मैंने एरियाज की बात नहीं की है, बेसिकली ये एरिया के हिसाब से चीजें चेंज होंगी, ठीक है।
यहाँ पर और साथ में क्या है ये वाली चीज, क्योंकि हमने टाइम चेंज किया तो हम क्या चेक कर रहे हैं, अगर उसी क्रॉस सेक्शन की बात कर लेंगे तो ये V2 अगर V4 नहीं है, ये V2 अगर V4 नहीं है तो ये क्या है साथ में अनस्टेडी। उसी क्रॉस सेक्शन पे बैठकर चेक करते हैं। क्लियर है? हाँ इस वाले के लिए ठीक है। हाँ नहीं टाइम चेंज करेंगे उससे हमें और भी क्लियरिटी आएगी कि नॉन यूनिफॉर्मिटी आ रही है या नहीं। नॉन यूनिफॉर्मिटी सिर्फ और सिर्फ स्पेस के हिसाब से नहीं होती है, थोड़ा एक चीज और समझना, टाइम के साथ भी है। अगर टाइम चेंज करते हुए हमारी वेलोसिटी चेंज हो गई तो उस टाइम पर फिर से चेक किया, ठीक है, उस टाइम पर फिर से चेक किया कि दोनों चीजें सेम थी या नहीं थी। अगर ये दोनों चीजें चेंज हो गई है ना तो फिर वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से लिखा क्या जाएगा वो समझो। मैंने यहाँ पर दोनों चीजें कंबाइन करके बताई हैं आपको। यहाँ पर लिखा क्या जाएगा इस कंडीशन के लिए, क्योंकि यहाँ का जब स्क्रीनशॉट लोगे तो ये वाली चीज क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म। V3 इज नॉट इक्वल टू V4, जबकि यहाँ V1 इक्वल टू क्या है, V2। हमने इसी को तो यूनिफॉर्म बोला, इसको क्या बोल दिया फिर, नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब यूनिफॉर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फॉर ए कांस्टेंट टाइम, है ना, चाहे वो 1 सेकंड होता चाहे 5 सेकंड, अगर 5 सेकंड पर भी ये यूनिफॉर्म होता तो ये दोनों चीजें बराबर होती ना। फॉर ए कांस्टेंट टाइम डेल वो प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय डेल टी, सॉरी डेल एक्स, ठीक है, डेल प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय डेल एक्स शुड बी इक्वल टू 0। अगर मैं एक्स के थ्रू जा रहा हूं, अगर वाई के थ्रू जाऊंगा तो डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, ये है स्पेस वाइज चेंज हो रहा है क्या, तो स्पेस वाइज ये चीज चेंज हो रही है। V1 V2 दोनों बराबर है ना, तो स्पेस वाइज क्या है, इनकी वैल्यूज सेम। टाइम वाइज नहीं, स्पेस वाइज क्या है, सेम। क्लियर है ना। यहाँ की वेलोसिटी भी आपने देखी क्रॉस सेक्शन की V1, यहाँ की भी क्या है V1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्पेस वाइज प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। टाइम वाइज हो सकती है, हो सकती है। बात क्लियर है, टाइम वाइज हो सकती है, हो सकती है। क्लियर है। ऐसे स्टडी में क्या था, स्टडी वाले में, ठीक है, मैं उस टाइम पर सिर्फ एक ही चीज बता के रह गया था आपको, यहां पर मैंने कंफ्यूज नहीं किया था। अगर इसका स्पेस चेंज कर दो तो क्या यहाँ की वेलोसिटी अगर V थी तो क्या यहाँ की वेलोसिटी V1 नहीं हो सकती, अलग नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। उसके लिए बैठना होगा यहाँ पर फिर से घड़ी लेके, समझ रहे हो। स्पेस वाइज चीजें अलग हो सकती हैं, स्टडी में हो सकती हैं। इसमें क्या होगा, इसमें टाइम वाइज चीजें अलग हो सकती हैं, हो सकती है। समझ रहे हो, टाइम वाइज चीजें अलग हो गई, बट ये वाली चीजें अब फिर से क्या होनी चाहिए, सेम। अगर वो फिर से सेम है और टाइम वाइज हैं अलग, मैग्नीट्यूड में V3 V4 बराबर हो गए, बट V4 और V2 बराबर नहीं है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। क्लियर है ना, बट वो साथ में क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। क्लियर है, दोनों चीजें अब मैंने बात कर ली है। पहले तो आपको वो चीज सेट करवा दी जो चीज होती है एक बार देखने की। एक बार देखा किसमें, स्टडी में देखा तो एक जगह बैठ गए, और यूनिफॉर्म में देखा तो एक टाइम में बैठ गए। एक टाइम बैठे, चेक किया हर जगह सेम है, हर स्पेस पे सेम है, नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म, स्पेस में सेम है तो यूनिफॉर्म। बात क्लियर है। बट यूनिफॉर्म के साथ में अनस्टडी आ सकता है, आ सकता है। स्टडी के साथ में नॉन यूनिफॉर्म आ सकता है, आ सकता है। बात क्लियर हो रही है, दोनों चीजें एक साथ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है। ठीक है, या मैंने जल्दबाजी कर ली कि मैंने नॉन यूनिफॉर्म स्टडी एक साथ जोड़ दिया तुरंत। ठीक है, क्लियर हो गया ना, मैं पढ़ाते पढ़ाते उस चीज में ज्यादा बह गया। क्लियर हो गया। ठीक है, पहले मैंने समझाया स्टडी, उसके बाद यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या है, टाइम के बेसिस पर स्पेस में चीजें अलग नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। और अब ये चीज हो सकती है कि यूनिफॉर्म के साथ में अनस्टडी हो जाए, नॉन स्टडी हो जाए, ठीक है, और आपकी स्टडी के साथ में नॉन यूनिफॉर्म हो जाए। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है, आगे समझ में। चलो तो अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लिख लो। उसका फॉर्मूला समझ में आया, कि मुझे लगा कि आप स्टडी तुरंत समझ गए थे, बस यूनिफॉर्म में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। क्लियर है, नहीं डाउट है, क्लियर है ना एकदम, राहुल जी क्लियर नहीं, कहाँ से क्लियर हुआ, यहाँ से ठीक है, चलो तो यूनिफॉर्म लिखिएगा। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में लिखिएगा properties are not changing with respect to space. Properties are not changing with respect to space at a particular time. Properties are not changing with respect to space at a particular time. Such a flow is known as uniform flow. Such a flow is known as uniform flow. Such a flow is known as uniform flow.
तो इसमें ये फिगर बना लीजिएगा प्लीज, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा मिक्स कर गए, मतलब जैसे मैंने पढ़ाने में थोड़ा सा मिक्स कर दिया उसमें, तो उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एक टाइम पर इस चीज को देखना है, एक टाइम पर, तो टाइम मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट। इस टाइम पर आपने क्या देखना है, हर एक स्पेस का फोटो, हर एक स्पेस का फोटो, ठीक है। एक ही टाइम पर हर जगह का स्पेस का फोटो क्या आना चाहिए, शुड बी सेम। अगर वो ये चीज आ रही है तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म। इसमें आप स्टडी अनस्टडी मत चेक करो, ठीक है। वो मैंने दोनों एक साथ करवा दिए, इसलिए मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया वहां, ठीक है। तो ये चीज क्या होगी, टी कांस्टेंट पर हर एक प्रॉपर्टी सेम, ठीक है, स्पेस वाइज। ये फिगर बना लो एटलीस्ट इसके अंदर, यूनिफॉर्म के अंदर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि डेल प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस को हम एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। डेल प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एट कांस्टेंट टाइम, एट कांस्टेंट टाइम शुड बी 0 फॉर द यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। टी चेंज, हाँ वही चीज होगी, वो स्टेडी अनस्टेडी वाली चीज होगी। अगर सेम वेलोसिटी होनी चाहिए तो यूनिफॉर्म, है ना। वो चीज में मुझे लगा कि मैंने जल्दबाजी कर दी, पहले यूनिफॉर्म सेट कर देता, उसके बाद दोनों को मिक्स करके पूछता। यहाँ सिर्फ एक्स ही लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है ना, वो पूरा स्पेस वाला हिसाब है, ठीक है। ये फिगर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट लिखिएगा, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू, WRT लिख दिया करो, विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, if properties, if और लिख दो आगे, if properties are changing with respect to space at a particular time, at a particular time, then it is called as non-uniform flow, then it is called as non-uniform flow. If properties, if properties are changing with respect to space at a particular time, then it is known as non-uniform flow. Non-uniform flow जनरली होगा जब एरियाज चेंज होंगे, ठीक है। तो इसको मैं अभी फिलहाल तो नॉर्मली ऐसे दिखा रहा हूँ, बस ऐसे करके थोड़ा सा एरिया चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी अलग है, यहाँ v1 है, तो यहाँ v2 है, यहाँ v3 है। अगर ऐसा फ्लो होगा, ठीक है, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर t इक्वल टू कॉन्स्टेंट पर ही खींचा हुआ फोटो है। तो इस पर क्या हुआ, v1 v2 v3 सब अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। एरिया मैंने थोड़ा कन्वर्जिंग दिखा दिया, इसका मतलब थोड़ी थोड़ी यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आएगा। आप भी ऐसे ही दिखा देना, थोड़ा कन्वर्जिंग टाइप का या डाइवर्जिंग, जैसा भी आप दिखाना चाहें, ठीक है। ठीक है, इतना हुआ। आगे चलें, इसके लिए फॉर्मूला भी लिख लिया, ये डेल प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय डेल स्पेस एट टाइम इक्वल टू कांस्टेंट शुड नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। आगे चलें, अब आ जाता है हमारा थर्ड, इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल फ्लो, बोल रहा हूँ फ्लूइड नहीं, इनकम्प्रेसिबल। और ये ना, ये आगे आपके जो ए वाला सिलेबस है उसमें ये आगे काफी काफी ज्यादा है, जैसे मैक नंबर वगैरह हो गया, कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल आपने देखा होगा, ये आपके यहाँ एक्स्ट्रा है, गेट से ये आपके यहाँ एक्स्ट्रा है, आगे वाली चीजें। तो ये अभी तो सिर्फ नाम समझा रहा हूँ, ये आगे पढ़ेंगे लास्ट में। इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल फ्लो है, ना कि फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लो। ऑब्वियस है कि कंप्रेसिबल फ्लो उन्हीं चीजों में होगा जिसकी डेंसिटी चेंज हो सकती है, मतलब वो एक्चुअल में फ्लूइड कैसे होंगे, जनरली कंप्रेसिबल, है ना। तो फ्लूइड भी कंप्रेसिबल होंगे, तभी तो फ्लो आपका कंप्रेसिबल आएगा, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल फ्लो में हमने क्या क्या मान लिए, लाइक कि इसमें क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे फ्लो जा रहा था,
ऐसे मैंने ये क्या बना दिया, ये थोड़ा सा एरिया चेंज कर दिया ऐसे ना, थोड़ा एरिया चेंज शायद दिख भी रहा हो कि ये थोड़ा सा हमारा एरिया चेंज है। आपको थोड़ा आइडिया तो होगा कि एरिया चेंज होता है तो प्रेशर में चेंज आता है थोड़ा सा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा मैं उल्टा दिखा देता हूँ, आपको इतना याद है ना थोड़ा सा कि अगर मैं डाइवर्जिंग दिखाऊं तो प्रेशर बढ़ता है आगे की तरफ, एरिया अगर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, कुछ याद आ रहा है सर, है ना, थोड़ा सा याद आ रहा होगा। एरिया अगर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है ना, और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी क्या होती है उसकी कम, थोड़ा याद आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। क्या चीज कैविटेशन में बताया था मैंने, अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ेगा आपका प्रेशर यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। हाँ वो कैविटेशन में बताया, सही कह रहे हो, तभी तो उसको हमने वहां पर उसको बबल्स को फोड़ा था, ठीक है, वो फिर ब्लास्ट हो गई थी, ठीक है। चलो तो अभी क्या है कि यहाँ पर जो मैं कंप्रेसिबल बोल रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ की डेंसिटी इसकी क्या थी जिससे फ्लो कर रहा था, रो थी, ठीक है, रो डेंसिटी थी। यहाँ पर क्या हुआ, ये जा तो रहा था आगे फ्लो करते हुए, आप इस पर कोई एक्सटर्नल ऐसे दबाने वाला फ्लो नहीं लगा रहे, ये फ्लो करते हुए प्रेशर चेंज हो रहा था क्योंकि इसका एरिया बढ़ रहा था। तो जब प्रेशर आगे चेंज हो रहा था तो प्रेशर की वजह से इसकी डेंसिटी में क्या कुछ चेंज आया, मान लीजिए ज्यादा हो रही है, मान लीजिए कम हो रही है। अगर इसका प्रेशर बढ़ रहा है तो आपके माइंड में क्या चल रहा है कि यार अगर ये एरिया बढ़ रहा है तो डेंसिटी हमारी आराम से खुल सकती है ना, मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर जा सकते हैं, मतलब डेंसिटी कम हो सकती है। आपने आंसर आई थिंक इसी के बेसिस पर दिया था। बट अगर ये फ्लूइड हमारा कैसा है, कैसा है, अगर ये फ्लूइड हमारा कंप्रेसिबल, तो प्रेशर बढ़ने पर फ्लूइड के साथ क्या होगा, कंप्रेसिव डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी क्लोजनेस आएगा। एक्चुअली नहीं ये प्लीज अभी वो वाली चीज मत सोचो, P इक्वल टू एफ बाई ए वो होता है स्टैटिक में। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पर प्रेशर दैट इज कॉल्ड एज द प्रेशर एनर्जी। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये हमारा प्रेशर एनर्जी होता है, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा वो एनर्जी उस पर लगा रहे हैं रोकने के लिए। एक्चुअली वो प्रेशर नहीं होता, प्रेशर फोर्स है, और यहाँ पर वो एनर्जी वाली सेंस आता है, पीवी आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो चीज है, मॉलिक्यूल जितने ज्यादा आ जाएंगे वो क्या करेंगे, क्या आपको जाने देंगे, नहीं, है ना। तो इतना ज्यादा प्रेशर एनर्जी उस पर लगाएंगे, उसे रोकेंगे। जब उसे रोकेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। दीवार आ गई ना सामने, है उन्हीं मॉलिक्यूल्स की दीवार, बट आ तो गई सामने, ठीक है। और ज्यादा मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना, इसमें कम मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस बन गए, है ना, इंक्रीज होने के चांसेस बन गए। अभी आपने कहा कि स्पेस मिल रहा है तो डिक्रीज भी हो सकती है, यहाँ पर ये इंक्रीज भी हो सकती है। तो अगर वो कंप्रेसिबल है तो जनरली क्या होती है, इंक्रीज, उसका जो नेट सम आता है वो क्या होता है, इंक्रीज होने का। तो जैसे ही वो इंक्रीज हुई तो उसे क्या बोल देंगे, कंप्रेसिबल फ्लो, मतलब उसकी डेंसिटी ड्यू टू प्रेशर इन द फ्लो, फ्लो में जहां पर भी प्रेशर चेंज हो रहा है, और ऑब्वियसली प्रेशर चेंज होता है, जहां पर भी प्रेशर चेंज हो रहा है, अगर उसकी डेंसिटी चेंज होती हुई चल रही है तो वो हमारा कंप्रेसिबल फ्लो कहलाता है। और अगर उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट मानेंगे किसमें, वाटर में। जब भी हम आगे की चीजें पढ़ेंगे ना, कौन सी वाली जो हम यहाँ तक पढ़ेंगे, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो तक, वो सारी की सारी स्टडी हमारी इनकंप्रेसिबल की ही चलने वाली है। कंप्रेसिबल फ्लो क्योंकि आपके एई के सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए हमें पढ़ना है आगे। ये वाली चीजें हमारी पूरे एफएम में चलने वाली इनकंप्रेसिबल। देखो वही चीज तो मैं कह रहा हूं, अगर आपने इसको कंप्रेसिबल माना तब ये चीजें सोचोगे कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। बट अगर आपने इसे इनकंप्रेसिबल माना, जो कि आप जनरली मानते हो वाटर वगैरह में, पहले उसको तो सोच लो, पहले उसको सोचो जो कि ये इनकंप्रेसिबल मान के करते हो। तो क्या होता है, यहां से जो मेरा मास इन हुआ, मास एम डॉट इन, वही एम डॉट हमारा आउट होता है, एम डॉट हमारा वही आउट होता है। तो अगर ये ऐसे हो रहा है तो क्या होता है, ये जो पर सेकंड है ना, पर सेकंड मॉलिक्यूल्स ज्यादा लेंथ कवर करेंगे, है ना, तो डेंसिटी इनकी रहेगी कांस्टेंट। मतलब डेंसिटी क्या होती है, क्लोजनेस, क्लोजनेस एक दूसरे की अभी एक कांस्टेंट मान लो, मान ले कि हमने इसके पास में इतनी दूर पर है मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी क्या होगा, इसके पास में इतनी दूरी होगा मॉलिक्यूल, बट क्या होगा, अब उनका पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी कम, पर सेकंड वेलोसिटी, पर सेकंड लेंथ कवर क्या हो जाएगी, कम। समझ रहे हो, क्योंकि इसके इस वाली चीज में ना ज्यादा ज्यादा मॉलिक्यूल्स एरिया वाइज आ गए, क्लोजनेस नहीं बढ़ी, एरिया वाइज ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए या नहीं। तो ये जितने मॉलिक्यूल्स थे ना यहाँ 100, उन्होंने जो ये एरिया कम था तो उन्होंने लेंथ कवर ज्यादा की एक सेकंड में, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसी 100 मॉलिक्यूल्स ने
एरिया ज्यादा की वजह से वो अरेंज तो ऐसे हो गए और उन्होंने लेंथ क्या की, कम कवर। लेंथ अगर कम कवर कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर टाइम में तो वेलोसिटी क्या होगी, कम। लेंथ पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी इसकी कम होती है जब एरिया बढ़ता है। बट किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल के लिए। कंप्रेसिबल के लिए ये आप नहीं बोल सकते, वो डिपेंड करता है ना, वो मैक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि कंडीशन जा कैसी रही है। ठीक है, तो वो कंप्रेसिबल फ्लो है जो कि आगे आएगा बिल्कुल लास्ट में एकदम, उसको मैं बिल्कुल लास्ट लेके चलूंगा, क्योंकि जनरली स्टेट लेवल में कंप्रेसिबल फ्लो भी आपका नहीं पूछा जाता है। सिविल वाले कंप्रेसिबल फ्लो ज्यादा नहीं पढ़ते, आप सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्रेसिबल तक ही रहते हो एफएम में भी। ठीक है, डेंसिटी उसमें नहीं होगी, यहाँ होगी। इनकम्प्रेसिबल में डेंसिटी कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट का मतलब हो गया क्लोजनेस, है ना। तो क्लोजनेस देखो यहाँ क्या चीज, एक तरह से वैसे हम आइडियल बोलेंगे नहीं, आइडियल बोलेंगे कि ये न्यूटोनियन है, न्यूटोनियन है ना। हाँ बोलो बोलो। सो ही यहाँ होंगे, यहाँ से निकलेंगे कि एम डॉट लेंथ कब कवर होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि वो उन्होंने एरिया में एक ज्यादा आ गए ना, वो इस साइड एरिया में ज्यादा आ गए, डिस्टेंस ना कम नहीं हुआ, वो सेम है, वही तो सेम है। तभी तो मैंने कहा आपसे कि इन दोनों के बीच का गैप सेम रखना, इन दोनों के बीच का गैप सेम रखना। यहाँ गैप सेम था, बिल्कुल गैप सेम, जो भी आपने मान लिया मन में 1 mm मान लिया, मान लीजिए मन में, तो 1 mm के हिसाब से इनमें डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब ये एरिया कम था तो 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ लेंथ में ज्यादा आएंगे ना, है ना। जबकि यहाँ क्या है, एरिया ज्यादा है, तो वही 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भी तो आ गए ना, इस साइड। इस साइड अगर एरिया इतना मानोगे तो एरिया इतना हो गया, बट ये जो मॉलिक्यूल जो इस साइड थे उन्होंने यहाँ पर स्पेस देखा तो यहाँ पहुंच गए, उन्होंने यहाँ स्पेस देखा तो यहाँ पहुंच गए, तो एरिया तो कवर करना है। वाटर कभी भी ऐसे तो नहीं चलता ना कि यहाँ से खाली चल रहा है, ऐसे तो कभी नहीं चलता। इसका मतलब वो से यहाँ पर तो जाना ही पड़ेगा। जब वो यहाँ जा रहा है तो क्या कर रहा है, वो एरिया को ज्यादा कवर कर रहा है, तो लेंथ को क्या करेगा, कम। क्लियर है, तो वेलोसिटी कम हो जाए। ये थोड़ा सा लॉजिक था, ये अभी डायनामिक में बात करनी है, ये मैंने थोड़ा काइनेमेटिक में समझा दिया, वैसे ये डायनामिक में पढ़ाऊंगा अच्छे से ना। अभी सिर्फ और सिर्फ इसके इनकम्प्रेसिबल कंप्रेसिबल के लिए मैंने बता दिया कि डेंसिटी चेंज भी हो सकती है और डेंसिटी हम कांस्टेंट भी मान सकते हैं। तो डेंसिटी जब कांस्टेंट माना जाता है तो वो होता है इनकम्प्रेसिबल, कि वो फ्लूइड अपने आप को चेंज करा के अपनी वेलोसिटी में चेंज करवा लेगा, बट अपनी डेंसिटी में चेंज नहीं करवाएगा। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। एंड जो ये फ्लो हो रहा है जिसमें डेंसिटी प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रही है कि प्रेशर यहाँ ज्यादा होगा, फिक्स है यहाँ ज्यादा होगा, बट ये डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। बात एकदम क्लियर हो गई ना अच्छे से। तो यहाँ अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो क्या होगा, डेल रो विद रेस्पेक्ट टू डेल पी, प्रेशर के रेस्पेक्ट में डेल रो डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। वेरी गुड, मतलब जीरो, मतलब डेंसिटी चेंज क्या होगा, जीरो। डेंसिटी चेंज होगा जीरो, डेंसिटी होगी कांस्टेंट और डेंसिटी चेंज होगा जीरो, जबकि इसमें होगा चेंज। डेल रो डिवाइडेड बाय डेल पी यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये होगा चेंज किसमें, कंप्रेसिबल में। तो अब लिखिएगा इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल फ्लो। इसमें लिखिएगा डेंसिटी इफ लिखना भूल जाता हूं, इफ डेंसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, if density is not changing with respect to pressure, then such a flow is known as incompressible flow. If density is not changing with respect to pressure, then such a flow is known as incompressible flow. Generally liquid flows are treated as liquid मतलब जो ये वाटर हो गया, ऑयल हो गया, इन सब चीजों के फ्लो जो हैं, जनरली लिक्विड फ्लोज आर ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड की डेंसिटी हम जनरली नहीं मानते कि वो हमारी चेंज हो रही है। ठीक है, और आपने कंप्रेसिबल में नाम भी सुने होंगे, गैसेस, है ना, गैसेस का फ्लो जो होता है वो कंप्रेसिबल होता है ना, ऐसा कुछ नाम सुना होगा। तो हमारे जो कंप्रेसिबल फ्लो है वो गैसेस में ज्यादा होते हैं। गैसेस की डेंसिटी आपकी साफ दिख सकती है कि यहाँ चेंज हो जाए, ऐसे फ्लो कर रहा था, गैसेस के आगे ज्यादा प्रेशर आ गया, उनकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, साफ दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें ये लिख लीजिए पहले, इनकम्प्रेसिबल में डेल रो बाय डेल पी इक्वल टू जीरो, डेल रो बाय डेल पी इक्वल टू जीरो। टाइम एंड स्पेस के बेसिस पर ये क्या होनी चाहिए, टाइम एंड स्पेस के बेसिस पर ये कांस्टेंट रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों चीजें, टाइम एंड स्पेस दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट लिखेगा इफ, इसी के अंदर इफ
the density is changing with respect to pressure, if the density is changing with respect to pressure, then flow is compressible flow. If density is changing with respect to pressure, then flow is compressible flow. We treated gases as incompressible flow. We treated gas as incompressible, as in अलग है, compressible अलग है, as in, हाँ, we treated, यहाँ तक हो गया था incompressible flow, ठीक है, सॉरी compressible flow, उसके आगे we treated gas as in अलग हो गया, compressible flow, ठीक है, इन के बाद स्पेस है, incompressible मत कर देना, इन, हाँ, इन अलग है ना, इन अलग है, स्पेस फिर कंप्रेसिबल फ्लो. वी ट्रीटेड गैस एज इन कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है, ठीक है. और उसके लिए हाँ ये बना लो, और उसके लिए फिर ये और लिख दो, डेल रो बाय डेल पी इज नॉट इक्वल टू 0. और इसमें अगर चाहो तो ये बना लो, वैसे भी डायनेमिक में मैं समझाऊंगा भी, कंप्रेसिबल फ्लो पूरा आगे पढ़ना भी है कि डेंसिटी कैसे चेंज होती है. हाँ रफली यहाँ पर यूज कर लो इस चीज को ना, रफली यहाँ यूज कर लो कि डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, डेंसिटी चेंज हो रही है तो कंप्रेसिबल फ्लो. ये चीजें आप बना सकते हो. हाँ ये इसके लिए कंप्रेसिबल के लिए इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, यहाँ पर चेंज, यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या हो गई है, चेंज, रो क्या हो रहा है यहाँ पर, चेंज, इंक्रीज होगा जनरली, और वैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो इंक्रीज होगा, ठीक है. जबकि यहाँ का डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट. भले से दोनों पाइप सेम है, दोनों पाइप सेम है, बस थोड़ा फ्लूइड आप मान सकते हो, जनरली ट्रीटेड एज लिक्विड, जनरली लिक्विड. और इसके अंदर, इस वाले पाइप के अंदर फ्लो किसका करा रहे हैं, जनरली वाटर, ओ सॉरी जनरली गैसेस. गैसेस को अगर फ्लो कराओगे तो उसकी डेंसिटी चेंज होने के ज्यादा चांसेस है. यहाँ पर एकदम रुका नहीं होता है, ये अभी समझाऊंगा डायनामिक में, कि ये बस मॉलिक्यूल ज्यादा आ जाते हैं एरिया में, इस वजह से वो रोकने की ज्यादा कोशिश करते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि रुक गया है, आगे भी चल ही रहा है फ्लो, ठीक है. ये हो गया, उम्मीद है ये भी लिख लिया, दोनों चीजें लिख ली हैं. अब नेक्स्ट चलते हैं, कर लो फिर. नेक्स्ट चलते हैं, आपका इरोटेशनल हो गया, रोटेशनल, इनकम्प्रेसिबल, देन लैमिनार. अब ये इरोटेशनल बचा है. ये मैं इसलिए ज्यादा लिखवा भी रहा हूँ क्योंकि आगे का पूरा डायनामिक्स इन छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी पे डिपेंड करता है. मैं सीधा बोल दूंगा लेमिनर, आपको सोचना पड़ेगा क्या होता है, तो इसके लिए वर्डिंग लिखवा रहा हूँ. आगे बोल दूंगा इनकम्प्रेसिबल, तो सोचोगे क्या होता था वो, इसलिए वर्डिंग लिखवानी जरूरी है इस चैप्टर में. फुल में रो कांस्टेंट है, इसमें फुल में क्या है, रो कांस्टेंट, हर जगह, इसमें हर जगह रो कांस्टेंट, हर जगह रो कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है. जबकि इसमें रो हर जगह चेंज हो रहा है, जैसे जैसे एरिया चेंज होगा, जैसे जैसे प्रेशर चेंज होगा. अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो रो कांस्टेंट है, बट अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो रो भी चेंज हो रहा है, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है. यहां तक हो गया, आगे चले. लिखे नेक्स्ट, ठीक है. नेक्स्ट है इरोटेशनल एंड रोटेशनल फ्लो. आई थिंक ये चौथा है, इरोटेशनल एंड रोटेशनल फ्लो. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा ध्यान से समझना. इरोटेशनल एंड रोटेशनल फ्लो, और इसका छोटा सा एक फिजिकल एग्जांपल भी दे दूंगा मैं आपको, जिससे कि थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया भी लग जाए कि आपने कभी तो एफएम में ये चीज पढ़ी थी, बट उसके अंदर की चीज थोड़ा सा मैं समझाऊंगा यहीं पर लगे हाथ, ठीक है. वैसे ये अभी आगे भी टॉपिक में आएगा डायनेमिक के अंदर. देखो इरोटेशनल एंड रोटेशनल, जो ये रोटेशनल वर्ड है, क्या मोशन नहीं है फ्लूइड में, फ्लूइड में मोशन तो है, ठीक है. तो अब थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, ऐसे चलते हैं. दो फिगर लेके चलूंगा. एक तो ये वाला, एक प्लेट होती है, प्लेट के ऊपर वाटर को लेके जा रहे हैं हम, ऐसे आपने पढ़े हैं ना कभी,
कि प्लेट है, उस प्लेट पर रेनॉल्ड नंबर पढ़ा तो था आपने कॉलेज में, है ना, कि एक प्लेट है, उस प्लेट पर हमने क्या कर रखा है, वाटर को ऐसे फ्लो करवा रहे हो। तो यहाँ पर कुछ एक बाउंड्री लेयर बनती थी, शायद कुछ याद होगा ऐसे फिगर, है ना, कुछ याद आ रहा होगा, बाउंड्री लेयर बनती थी, है ना, उसके अंदर यहाँ तक कुछ होता था, फिर ट्रांजिशन होता था, फिर टर्बुलेंट आ जाता था। कुछ याद आ रहा है, एक लेमिनर रीजन हुआ करता था, फिर ट्रांजिशन, फिर टर्बुलेंट, ऐसे ऐसे कुछ, ठीक कुछ, है ना, शुरू में लेमिनार का जैसा बोलते थे। और ऊपर क्या होता था, बस याद करो, ऊपर क्या होता था, ऊपर होता था फ्री फ्लो। फ्री फ्लो मतलब उसमें हमारा जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी सेम ही मानते थे, जितनी इसकी वेलोसिटी आ रही, फ्री, अब आप समझ चुके ना, फ्री का मतलब होता है बिल्कुल ही फ्री, है ना, बट यहाँ कंटिन्यूम वैलिड होता है। तो कंटिन्यूम वैलिड होता है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ की वेलोसिटी अगर यू है तो यहाँ की भी यू, यहाँ की भी यू, यहाँ की भी यू। तो ये वाले जो पार्टिकल हैं वो कितने से जा रहे हैं, यू से ही, ये भी यू से ही, ये थोड़े से गड़बड़ गए क्योंकि ये इससे होके जाए, और ये वाले जो पार्टिकल्स हो गए, इनकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती थी, 0.99 यू, याद आ रहा है, यू इन्फिनिटी बेसिकली बोल देते थे हम इन्हें, ठीक है, कुछ याद आ रहा है ऐसा ऐसा कुछ, क्योंकि मुझे रोटेशनल को थोड़ा ना फिजिकली समझाना है। एक तरीका मेरा दूसरा है रोटेशन को समझाने का, वो पहले यूज करूंगा, उसके बाद इसमें बैठा दूंगा उनको। देखो, लाइक अगर आप यहाँ पर हैं, सॉरी ये मैं हूं, मैं आपको पकड़ के खींचता हूं ऐसे, ठीक है, बाल्टी होती है ना, बाल्टी, बाल्टी, बाल्टी को आपने ऐसे पकड़ रखा है, बकेट बकेट ऐसे, ठीक है, ये जो बकेट का चेहरा है वो आपकी तरफ है ना, बकेट का चेहरा आपकी तरफ है, आपने उसे घुमाया ऐसे, ठीक है, बकेट का चेहरा आपकी तरफ है, आपने उसे घुमाया, इसको चेहरे को चेहरा ही मान लूं। अब ये कुछ अलग अलग चीजें हैं जो मेरे माइंड में चल रही है, मैं डायरेक्टली यूज करवा रहा हूँ आपसे, ये हूं मैं, ठीक है, और ये हैं आप, मैंने आपको पकड़ा वायर से और आपको घुमाया, आप ऐसे थे, ठीक है, आप कैसे हो जाएंगे जब बाल्टी ऐसे जाएगी, तो आप कैसे हो जाएंगे जरा सोचना, बाल्टी के हिसाब से, है कि नहीं, जा रहे हो, फिर आप कहाँ पहुंच गए, यहाँ, ठीक है, ये आंखें हो गई ऐसी, क्लियर है, फिर आप कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर, ये इसके बाल्टी के मॉलिक्यूल्स के साथ हो रहा होगा, बात समझ में आ रही है, आपको मैं बस पकड़ के और घुमा रहा हूँ, कैसे कैसे फोर्स लग रही है वो चीजें बाद में बात करेंगे डायनामिक्स में, ठीक है, अभी सिर्फ पकड़ो आप और इसे घुमा दो। तो ये पूरा जो सर्कल था, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे अपनी जगह आ गया। अब जरा ध्यान देना, एक्चुअली ये खुद अपने सेंटर के अबाउट, अपनी नाक के अबाउट, ये क्या घूम गया या नहीं घूमा, सोचना जरा, कहोगे नहीं घूमा, रियल में घूम चुका है, पूरा घूम चुका है, इसका चेहरा देखो, पूरा घूम गया या नहीं घूमा, है ना, नाक वहीं की वहीं, ठीक है, बाकी तो हर चीज इसकी ऐसे जा रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब मॉलिक्यूल्स फ्लूइड के इन द फ्लो अपनी ही एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन कर जाएं, अपनी ही एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन कर जाएं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, रोटेशनल फ्लो। समझ रहे हो, अगर मॉलिक्यूल एस से जा रहे हैं तो ये कहलाएगा रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो का हमेशा जरूरी नहीं होता कि वो सर्कल मोशन हो, है ना, क्योंकि मैं इस एग्जांपल में आपको सर्कल नहीं बना रहा, मैं इस एग्जांपल में क्या कर रहा हूं, यहाँ के जो ये फ्लूइड्स हैं ये कैसे जा रहे हैं, ये ऐसे था, अब कैसे हो गया ये इस नाक के अबाउट ऐसे, अब कैसे हो गया ये नाक के अबाउट ऐसे, फिर ये आगे यहाँ पर पहुंच गया, फिर ये आगे यहाँ पर ऐसे आ गया, ऐसे ही फिर आगे भी जा रहा होगा। तो ये देखो ये घूमता जा रहा है, ठीक है, कैसे भी जा सकता है बिल्कुल, ये ऐसे भी, ये मतलब ये तो मैंने सीधे लाइन में बना दिया, वो कहीं से भी होके जा सकता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल सामने आ जाएंगे उसके, ठीक है, बट ये 100% अपनी एक्सेस के अबाउट घूमेगा। कौन सा वाला घूमेगा, जो बाउंड्री लेयर के अंदर होता है। ये चीजें हम जब डायनामिक पढ़ेंगे, बाउंड्री लेयर पढ़ेंगे तब भी और दिखा दूंगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो फ्री है उसके बारे में सोचना जरा, क्या ये, इसको पहले यहां से समझते हैं थोड़ा सा, अगर अरेंजमेंट ऐसा है आपका, कैसा, पहले सर्कल में भी समझा देता हूँ, ये मैं हूं, मैं किसी चीज को घुमा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, यार ये क्या मतलब भूख लग रही है क्या मैंने भाई अपना ये नाक बना दी इतनी मोटी ना। अब जरा सोचो, अगर मैं किसी को ऐसे घुमाता हूँ, कैसे घुमाता हूँ कि ये ऐसे है, जैसे ये यहाँ आया ये अपने आप ही अरेंज हो गया ऐसे, जब ये यहाँ आया तो यहाँ पर कैसे अरेंज हो गया, फिर से ऐसे, जब ये यहाँ आया तो यहाँ पर ये अरेंज हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये अपना अपने एक्सेस के अबाउट क्या रोटेशन हो रहा है इसका, नहीं। अगर फ्लूइड अपनी एक्सेस के अबाउट रोटेशन ना करे तो उसे बोलते हैं इररोटेशनल फ्लो। जबकि ये रोटेशन हो रहा है, मतलब जबकि ये टोटल घूम रहा है, ये टोटल घूम रहा है, तो इररोटेशनल फ्लो है,
बात समझ में आ रही है? ये इरोटेशनल फ्लो है वो वाला। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कहता हूं तो ये कैसे जाएगा? ये ऐसे जाता है। जो फ्री होता है ना, फ्री मतलब फ्री का मतलब जो बाउंड्री लेयर के इफेक्ट को खत्म कर चुका है जहां तक, क्योंकि ओपन एनवायरनमेंट हमारा बाउंड्री लेयर के इफेक्ट में नहीं आता, वो एक लिमिट तक आता है बस, है ना। तो ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये कभी भी रोटेशन में नहीं जाएंगे, जबकि ये वाले मॉलिक्यूल्स हमेशा रोटेशनल फ्लो करते हैं। ठीक है, ये हमेशा ऐसे जा रहे होंगे ऊपर। ठीक है, ऊपर तो एनवायरनमेंट ओपन है ना, तो वो आराम से उस चीजों को ऊपर लिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये बेसिकली वॉन कैनमन से निकालते हैं। वॉन कैनमन का एक स्टडी होता है जो इस वाली चीज को बताती है कि ये इसके अंदर हो जाता है रोटेशनल और ऊपर होता है इरोटेशनल। ठीक है, बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, कि रोटेशन जब वो एक्सेस के अबाउट घूम जाए और जब इरोटेशन जब वो एक्सेस के अबाउट ना घूमे, ठीक है, तो वो हमारा इरोटेशन फ्लो हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया एकदम? थोड़ा थोड़ा क्लियर है? चलो, अभी फोर्स्ड एंड फ्री वोर्टेक्स फ्लो, ये चीजें मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको वहां लेके चलूंगा डायनामिक में। तो यहाँ मैं फ्री एंड फोर्स्ड वोर्टेक्स वाला फ्लो नहीं लेके चल रहा। ठीक है, अभी नॉर्मली मैं रोटेशन इरोटेशन बता दिया, यही चीजें हम फ्री एंड फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो में लेके चलते हैं। फ्री एंड फोर्स्ड वोर्टेक्स थोड़ा सा याद आ रहा है? कौन सा वाला? फ्री वाला होता है सिंक वाला, है ना। और एक वाला क्या हो गया, जब आप उस चीज को ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगा घुमा रहे हो, किसी चीज को एक्सटर्नल फोर्स लगा घुमा रहे हो, तो वो क्या हो गया हमारा, जैसे चक्रवात वगैरह होता है। ठीक है, तो या पंपिंग करना किसी चीज में, पंपिंग में भी होता है। ठीक है, तो वो चीजें हमारी फोर्स्ड वोर्टेक्स। तो उस फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो में जो रोटेशन हो रहा है वो मॉलिक्यूल का रोटेशन होता है, एक्सेस के अबाउट वो चीजें घूमती हैं, तो वहां ये यूज होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने वो चीज समझाई है जो वहां पर यूज होगी। तो ये कौन कौन सी है? इरोटेशन है, रोटेशन लिखिएगा। इन ए फ्लो इफ द फ्लूइड, इन ए फ्लो, ये हेडिंग डाल लो, इरोटेशन रोटेशन फ्लो। इन ए फ्लो इफ द फ्लूइड, in a flow if the fluid particles are not rotating, in a flow if the fluid particle are not rotating। और देखो ये चीज फिक्स है, ये चीज क्या सिर्फ और सिर्फ इलेरियन से काम चलेगा ना, आपको इसके लिए क्या सोचना पड़ेगा, इसके लिए क्या सोचना पड़ेगा, लैग्रांजन के मॉलिक्यूल के जो हमारे पार्टिकल है ना वो घूम रहे हैं खुद से या वो ऐसे ही जा रहे हैं। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन के हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, इफ ए इन ए फ्लो इफ द फ्लूइड पार्टिकल्स आर नॉट रोटेटिंग with respect to their own center of masses, are not rotating with respect to their own center of masses, then such a flow is known as irrotational flow. Then such a flow is known as irrotational flow. In a flow, if the fluid particles are not rotating with respect to their own center of masses, then such a flow is known as irrotational flow. Irrotational flow. Okay, and next line, next में लिखिएगा, if along with the flow, if along with the flow, comma, the particles are also rotating, if along with the flow, if particles are also rotating with respect to its own center of masses, if along with the flow, comma, the particles are also rotating with respect to its own center of masses, such a flow is known as rotational flow. Such a flow is known as rotational flow. Such a flow is known as rotational flow. प्लीज ये छोटे छोटे फिगर बना लो एटलीस्ट ऐसे ही। ठीक है, थोड़ा याद रहेगा आपको क्या चीज थी है ना। ये चीजें अभी मैं आगे भी बात करूंगा बाउंड्री लेयर में, बट फिर भी आप रफली बना लो। ठीक है, क्योंकि इसका फ्लो था ये, बट फ्लो के साथ साथ ये खुद से भी घूम रहे हैं। ठीक है, ये चीजें बना लोगे थोड़ा याद रहेगा, है ना। कि अगर मैं आपको खींचता हूं ऐसे, तो अगर आपका खुद का रोटेशन ऐसे जा रहा है तो ये रोटेशनल है, अगर ये ऐसे जा रहा है तो फिर ये इरोटेशनल है। ठीक है, ये इरोटेशनल वाला सेंस कहलाता है
और ये रोटेशनल वाला, ठीक है। और ये वाला, यहाँ पर ये वाला पार्ट होता है रोटेशनल का, और ये होता है इररोटेशनल का। आपको याद है ना, ये लैमिनार होता था शुरू में, है ना, फिर ट्रांजिशन, फिर टर्बुलेंट। तो एक बात बताओ, क्या लैमिनार रोटेशनल नहीं है? हो सकता है, हो सकता है ना। तो लैमिनार एक अलग चीज है, रोटेशनल एक अलग चीज है। जनरली आप लैमिनार में डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं सोचते थे ना, जबकि वो तो पूरा रोटेशनल जा रहा है, ठीक है। हाँ यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा कौन से वाले भाई सर, कौन से वाले सर का मन कर रहा है? हाँ, ये बाउंड्री लेयर फिनोमेना होती है यार। सबके सब मतलब क्या, यूपी यूपीपीएससी एई का एग्जाम डेट चेंज हो गया तो उसकी पार्टी चल रही है? क्या बात है। ओके, पार्टी दे रहे हो तो ठीक है भाई, हम भी चलते हैं फिर तो। हाँ, गेट का भी यार उम्मीद तो है कि अब चेंज ही होगा। उम्मीद तो है, उम्मीद तो है। हाँ, क्योंकि देखो यूपी वाले अब चेंज कर दिया उन्होंने, तो उम्मीद तो है। बट अब ये है कि मैक्सिमम आपको 20 तारीख तक पता लग जाएगा, इससे ज्यादा डिले नहीं करेंगे वो भी। एक्चुअली वो फंसे हुए हैं ना थोड़ा, आईआईटी वाले ना, उन्होंने ना सेंटर बुक कर रखे हैं। ये खबरें आ रखी हैं कि सेंटर बुक कर रखे हैं, और उनका ना उसमें काफी मतलब मनी वगैरह फंसा हुआ है उसमें। तो इसलिए अब क्या है ना कि अगर वो दूसरी जगह फिर से करते हैं, तो दूसरी जगह करने में फिर एक्स्ट्रा पैसा जाता है, वो तो फिक्स है यार। अगर एक चीज को कैंसिल करोगे और दोबारा फिर से उसको करवाओगे तो दिक्कत तो होनी है। ऑल इंडिया लेवल में यही दिक्कत होती है। और दिल्ली के बिना आईआईटी का गेट का एग्जाम मानना ही बेकार है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंटर दिल्ली होते हैं। तो ऑब्वियस है कि दिल्ली में लॉकडाउन वैसे लगा पड़ा है, और वीकेंड लॉकडाउन है, वो वीकेंड में ही टेस्ट होगा। उनकी डेट तो पहले से वीकेंड में फिक्स है, ठीक है, 12-13। ये इरोटेशनल होते हैं, ये ऐसे जा रहे हैं। यू इन्फिनिटी नहीं, यू इन्फिनिटी बोलते हैं, यू इन्फिनिटी ऐसे बोल देते हैं कि ये हमारी जो वेलोसिटी है ये बहुत दूर की है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर होती है, उसे बस लिखने के लिए बोल देते हैं यू इन्फिनिटी। तो उसकी वैल्यू जो इन्फिनिटी नहीं है, वो कुछ ना कुछ होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी, तो वो कांस्टेंट रहेगी सबकी। यहाँ वेलोसिटी अलग अलग रहती है, यहाँ पर, है ना, टकराने के बाद सबसे छोटी वाली नीचे वाली लेयर है उसकी सबसे कम होगी, है ना, यहाँ की सबसे 0 होती है, जबकि यहाँ धीरे धीरे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। लास्ट वाले की जो आती है वो 0.99 यू इन्फिनिटी आती है। उसका नोटेशन होता है यू इन्फिनिटी, बस, उसकी वैल्यू नहीं है ना। चलो अब लास्ट फ्लो की बात करें, हो गया दोनों फिगर, ठीक है। चलो फिर अब लास्ट फ्लो की बात हो जाएगी। आई थिंक कौन सा हो गया नंबर, छठा, फिफ्थ है, फिफ्थ है। ओके, ये हो जाएगा हमारा लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। इसके तो हम पूरे पूरे चैप्टर ही पढ़ेंगे। लेमिनार का ज्यादा है, टर्बुलेंट का आपके यहाँ बहुत कम है, टर्बुलेंट फ्लो। बट हाँ, ए में थोड़ा उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है, तो हर चीज बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, तो लेमिनार फ्लो क्या होता है इसके लिए सोचिएगा। जो मैंने शुरू में फिगर बना दिया था ना ऐसे स्ट्रीमलाइन फ्लो, वही था हमारा लेमिनार। क्या होता है लेमिनार फ्लो में? मान लीजिए आपके पास ये एक फ्लूइड है, लाइक ऐसे, इसे बनाना ही नहीं है आप, ये जो स्ट्रीम लाइन बनती है ना, उसी से हम लेमिनार फ्लो को समझते हैं। कैसे?
कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्रॉस सेक्शन था किसी एक पाइप के अंदर, यहां से ये वेलोसिटी आएगी इस वाले फ्लूइड की, ये वेलोसिटी आएगी इस वाले की, ये आ गई इस वाले की, ये आ गई इस वाले की, ऐसे ये हो गई ये हो गई, ये 3D में है, एलिप्टिकल दिख रहा है। ये वाली पार्टिकल जो है वो कभी भी इसके पाथ से गुजर नहीं रहा। अगर वो इसके पाथ से गुजरने लगा तो इसके लिए कंडीशन ये भी है कि 3D में कह रहा हूं ना, 3D में एक दूसरे के साथ इंटर जंपिंग नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? इंटर जंपिंग। अगर ये इंटर जंपिंग नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा? बस एक यही चीज अवॉइड करनी है, तो क्या होगा फिर? हर जगह, हर जगह अगर ये चीज नहीं होगी तो हर जगह क्या होगा? फिर सबके लिए वैलिड होगा ना, ये पार्टिकल फिर इधर से भी नहीं जाएगा, है ना। अगर ये इधर से जाएगा तो ये भी ऐसे जाएगा, समझ रहे हो? फिर ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, समझ रहे हो? हमेशा एक दूसरे को कैसे चल रहे होंगे? पैरेलल। इंटर जंपिंग नहीं करेंगे। अगर वो इंटर जंपिंग कर गए तो वो कहलाएगा टर्बुलेंट, अगर वो इंटर जंपिंग नहीं कर रहे हैं तो वो कहलाएगा लैमिनार। एकदम सिंपल केस, ठीक है। सेम पाथ मतलब पैरेलल पाथ, है ना। ये फिक्स नहीं है कि हमेशा यही पाथ हो, है ना। वो पाथ हमारा कुछ भी हो सकता है, बट हर चीज ना फिर वैसे ही जाएगी, पैरेलल ही भागती रहेगी, वो इंटर जंपिंग नहीं करेगी, ठीक है। तो टर्बुलेंट, तो लैमिनार फ्लो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होता सीधा फ्लो। लैमिनार फ्लो बिल्कुल ये हो सकता है, बट हमेशा क्या होगा? उसके जो दूसरा पार्टिकल है वो भी ऐसे ही जा रहा होगा, वो उसमें कभी भी इंटर जंप नहीं करेगा उसके पाथ में। तो ये कहलाता है हमारा लैमिनार फ्लो। देख रहे हो पाइप कैसा बन के आ गया, ठीक है। तो ये भी हमारा लैमिनार फ्लो है, ये भी टर्बुलेंट नहीं है, ठीक है, एकदम आइडल फ्लो, ठीक। सेकंड हो गया टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा? आपका मान लीजिए ऐसा ही था पाइप नॉर्मली, बट क्या है उसमें? वेलोसिटी ज्यादा है। आपने शायद पढ़ा होगा रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, रो वी डी वाई म्यू, याद है ना? रो वाई सॉरी म्यू वाई रो को क्या बोल देते थे? न्यू, है ना। तो न्यू वेलोसिटी दिख रही है, वेलोसिटी दिख रही है। अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा, रेनॉल्ड नंबर ज्यादा, और आपको याद होगा 4000 से ऊपर को हम कंप्लीटली टर्बुलेंट मानते हैं, 4000 से 2000 के बीच में ट्रांजिशन, ठीक है, 2000 से नीचे लेमिनर। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो चाहे वो पाइप क्यों ना, क्रॉस सेक्शन सेम का ही क्यों ना हो, बट उसमें भी चांसेस अब क्या है? टर्बुलेंट होने के। टर्बुलेंट होने का मतलब क्या हुआ? ये पार्टिकल यहां से निकले, अब सब ऐसे समझो, ये यहां से निकले थे। इसका मतलब ये गलती मत करना कि ये पार्टिकल भी सेम टाइम, ये पार्टिकल भी सेम टाइम यहां से टकराएगा, कभी टकराएंगे नहीं वो। अगर ये पार्टिकल मान लीजिए यहां से निकल रहा है, तो इसने इसके पाथ में इंटर जंपिंग कर दी, क्या होगा? ये पार्टिकल इस टाइम पर यहां से निकला, बट ये वाला पार्टिकल यहां से ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे। अब जैसे इसे थोड़ा सा पाथ मिला, इसने ऐसे फ्लो कर दिया। ये वाला फ्लो कैसे हुआ? ऐसे फ्लो हो गया। ये वाला जो ये वाला पार्टिकल था, ये वाला पार्टिकल ऐसे फ्लो हो गया। ये वाला पार्टिकल अगला वाला ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। जो भी अगला अगला पार्टिकल जा रहा है ना, नेट क्या जा रहे हैं? नेट आगे जा रहे हैं, समझ रहे हो? नेट आगे जा रहे हैं। बट हर एक फ्लूइड पार्टिकल कैसे कैसे होके जा रहा है कि दूसरी चीज में इंटर जंपिंग कर रहा है, इंटर जंपिंग कर रहा है। ये इंटर जंपिंग करते 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 कैसे कैसे जा रहे हैं? इंटर जंपिंग करते करते कैसे जा रहे हैं? आगे की तरफ। तो ये कहलाता है आपका टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। बात थोड़ी समझ में आ रही है? ये इंटर जंपिंग करते हो। आपने शायद कभी ये देखा हो, शायद अगर आपने कॉलेज में ये एक्सपेरिमेंट किया हो रेनॉल्ड नंबर वाला, है ना, तो एक इंक डाल दी, कैसी? ब्लू कलर की, किसमें? वाटर में। तो अब जरा देखो, अगर वाटर की वेलोसिटी आपने तेज कर दी, एक पाइप में वाटर को फ्लो करा रहे हो, वो कांच का पाइप है, ठीक है। अब आपने इंक डाल दी, आपने डाली है बहुत धीरे, वेलोसिटी क्या है उसकी? किसकी? इंक डालने की नहीं, किसकी? वाटर की, वाटर फ्लो की, बहुत धीरे है। तो इंक आपको कैसी दिखेगी उसमें जाती हुई? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, है ना, बहुत ही सीधी एक स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी वेलोसिटी कम थी, लेमिनार फ्लो था। बट जैसे ही आपने उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, तो इंक कैसी हो जाती है? ऐसी। बस वो चीज समझो, क्या ऐसी पाथ का आपका पाइप है ना। अगर ये चीज ऐसी हो रही है तो पाइप भी ऐसा होना चाहिए, फिर ऐसा पाइप तो नहीं है ना। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं इंक वाले, वो कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, जबकि पाइप जो है वो तो सेम था, वो तो पाइप तो सीधा है, ठीक है। और ये कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, इसका मतलब इधर वाले भी आए होंगे, इधर इधर वाले भी आए होंगे। तो ऐसे ऐसे क्या हो रहे हैं? इंटर जंप करते हुए जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम टर्बुलेंट। बात क्लियर हो गई है? क्लियर है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये है हमारा टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो इसमें आप लिख लीजिएगा, थोड़ा लेंदी है बट लिख लो सारा इसमें। when all the fluid particles when all the fluid particles when all the fluid particles
ओके, तो पार्टी करने जा रहे हो तो अच्छी बात है। तो ठीक ठीक, हाँ यार मन में तो है। ठीक है, when all the fluid particles in a same horizontal line, in a same horizontal line are having same velocity in the same direction, when all the fluid particles in the same horizontal line are having, तो एक छोटा सा मैं पाइप सीधा ही बना देता हूँ, तो डेफिनेशन हम हॉरिजॉन्टल से लिख रहे हैं। तो in the same when all the fluid particles in a same horizontal plane are having same velocities in the same direction, are having same velocities in the same direction, then there will be no interjumping of fluid, then there will be no interjumping of fluid particles between the adjacent layer, then there will be no interjumping of fluid particles between the adjacent layers, there will be no interjumping of fluid particles between the adjacent layers, therefore such a well organized flow, therefore such a well organized flow of the fluid particles, therefore such a well organized flow of the fluid particles in the laminated form of layers, in the laminated form of layers is known as laminar flow. In the laminated form of layer is known as laminar flow. लैमिनेट कराते हैं ना मोबाइल वगैरह को भी, तो एक लेयर ही तो है। ठीक है, कहाँ थे हम? हाँ, therefore such a well organized flow of the fluid particles, therefore such a well organized flow of the fluid particles in the laminated form of layers is known as laminar flow. This flow also known as, this flow also known as streamline flow. This flow also known as streamline flow. ठीक है, इसके लिए ये फिगर बना लो ऐसे करके। तो समझ में आ रहा है लैमिनेटेड फ्लो का मतलब क्या हो रहा है? लैमिनेटेड या लैमिनार फ्लो। 3D में लेयर्स दिख रही हैं, लेयर्स 3D में, ये तो होगी 2D वाली चीजें। 3D वाली कैसे दिख रही होंगी? सबसे ऊपर वाली लेयर है, आ रही होगी ऐसे, इसके नीचे वाली लेयर है, आ रही होंगी ऐसे, है ना? फिर उससे नीचे वाली लेयर आ रही होंगी ऐसे, उससे नीचे वाली लेयर ऐसे, उससे नीचे वाली लेयर, और ये सेंटर वाली चल रही होगी। यहाँ समझ में आ रहा है? तो ये लेमिनेटेड है ना, लेयर्स। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहलाता है, और ये जो है ये कहलाती है स्ट्रीम ट्यूब। ये जो सिलेंडर है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रीम ट्यूब। स्ट्रीम सरफेस होती है ऊपर वाली, ये कहलाती है स्ट्रीम ट्यूब। जिसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो हो उसे हम बोलते हैं स्ट्रीम ट्यूब। और ये जो सरफेस है, जो आपका 3D वाला सरफेस दिख रहा है ऊपर वाला, इसको बोल देते हैं स्ट्रीम सरफेस। और ये क्या है? स्ट्रीम लाइंस। तो आप ये दोनों ऐसे भी बना देना, एक तो हो गया सिंपल वाला ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला, एक ऐसे भी बना देना कि ये भी लेमिनार फ्लो है। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएंगे? स्ट्रीम लाइंस। जो अंदर दिख रहा है ना, स्ट्रीम लाइंस। और अगर इसको पूरे को समझोगे तो ये क्या कहलाएगी? स्ट्रीम ट्यूब। ठीक है, स्ट्रीम लाइन, और जो पूरे को अगर लेके चलोगे तो स्ट्रीम ट्यूब। ठीक है, तो ये दो फिगर बना लो। उसके बाद इंटर जंपिंग वाला जो उधर वाला है वो बाद में बनाना, टर्बुलेंट के बाद।
इसका टर्बुलेंट फ्लो लिखते हैं, ये लिख लीजिए। बन गए, ठीक है। चलिए फिर लिखिएगा टर्बुलेंट फ्लो। व्हेन द पार्टिकल्स, इसी के अंदर अब टर्बुलेंट आपने पहले हेडिंग डाल रखी है। व्हेन द पार्टिकल्स लाइज इन द सेम लेयर, व्हेन द पार्टिकल्स लाइज इन द सेम लेयर, जो एक लेयर में थे, बट when the particles lies in the same layer but are having their velocity component in different directions, but having their velocity components in different direction, then there will be in different direction, then there will be huge interjumping of the fluid particles between the adjacent layers. Then there will be huge interjumping of the fluid particles between the adjacent layers, such a highly disturbing flow, then there will be huge interjumping of the fluid particles between the adjacent layers. Such a highly disturbing flow of the fluid particles is known as turbulent flow. इसके लिए ये वाला फिगर बना लेना, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, हाई होती है, जिस वजह से टर्बुलेंट प्रोड्यूस हो जाती है। या तो टर्बुलेंट, या तो विस्कोसिटी हाई होनी चाहिए, या फिर उसकी न्यू जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। वो हम जब रेनॉल्ड नंबर पढ़ेंगे तब समझेंगे ये न्यू, रो, म्यू, ये सब का इफेक्ट क्या होता है उस पर। फिलहाल अभी वेलोसिटी से समझ लेते हैं। न्यू उसमें कम होना चाहिए, उसकी डिफ्यूजिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। उसमें जो विस्कस फोर्स होता है ना, विस्कस फोर्स अपॉन इनर्शिया फोर्स होती है हमारी, ये क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड नंबर। जितना ज्यादा इनर्शिया फोर्स होगा उतना ज्यादा रेनॉल्ड नंबर जाएगा। ये वी वेलोसिटी, अभी वी लिखा हुआ है, अभी न्यू नहीं लिखा। न्यू तो मैंने बोल रहा हूँ अभी आगे के लिए ना, ये तो वेलोसिटी है। वेलोसिटी हाई होगी तो टर्बुलेंट फ्लो के होने के चांसेस 100% रहेंगे। यहाँ वेलोसिटी नॉर्मल रहती है जब लैमिनार होता है। अगर इसी की वेलोसिटी आप तेज कर दो तो वो लैमिनेटेड फॉर्म में रह नहीं पाएंगे, वो इधर उधर भागेंगे, क्योंकि हर एक पाइप में क्या होता है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन होता है तो इस वजह से वो इधर उधर की वेलोसिटी डायरेक्शन देंगे और वो इधर उधर भागेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया, क्या हो गया, अच्छा ये हो गया कंप्लीट। चलो तो हमारे फ्लो जो हैं वो इंपॉर्टेंट फ्लो हमने कर लिए हैं कवर अभी, ठीक है। अब चलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मास की तरफ। कंजर्वेशन ऑफ मास एक्चुअली सबसे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होती है एक, बट अभी मैं कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन डायरेक्टली आपको रटाना नहीं चाह रहा, क्योंकि अब ये दोनों का पार्ट है, ए वालों का भी है, ठीक है।
तो मैं पहले ही स्टार्टिंग में अगर आपको रटाना शुरू कर दूं, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा दूं, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। तो प्लीज उस चीज को थोड़ा समझ लो कि कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है। आप अगर किसी एक फ्लो को समझ रहे हो, अभी मैं इसे स्टीडी नहीं बोल रहा, आपके मन में चलेगा स्टीडी, पहले समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मैं स्टीडी बोल दिया, यूनिफॉर्म बोल दिया, तो आपके मन में क्या चला, एम इन एम आउट सेम। क्यों? क्योंकि कहीं वो रुका नहीं, कहीं डेंसिटी चेंज नहीं हुई, कुछ नहीं हो रहा। तो आप पर सेकंड में क्या सोचोगे, एम इन बराबर है एम आउट पर सेकंड का हिसाब। ठीक है, अगर मैंने डेंसिटी चेंज कर दी तो एम इन और एम आउट में चेंजेस आएंगे, क्योंकि हमेशा स्टोरेज का हिसाब होता है उसमें। क्लियर है? कभी आपने रॉकेट साइंस पढ़ी है? रॉकेट, ये रॉकेट साइंस नॉर्मल रॉकेट साइंस नहीं, ये रॉकेट की ही असली साइंस पढ़ी है कभी? नहीं, आई थिंक उसमें जो मास इन होता है, ठीक है, और मास आउट होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। तभी तो जर्क लगता है, तभी तो इम्पल्स आता है, तभी तो वो ऊपर जाता है। तो हर जगह ये मत सोचा करो कि आपके जो पाइप फ्लो होते हैं हर जगह अप्लाई होते हैं। जहाँ कंप्रेसिबिलिटी होती है, जहाँ हमारी डेंसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही होती है, जहाँ डेंसिटी स्पेस के साथ चेंज हो रही होती है, वहां पर ये जो आप सोचते रहते हो ना कि वाटर के साथ में एम इन बराबर एम आउट हो रहा है, ये वहां पर अप्लाई नहीं होता फिर। ठीक है, रॉकेट जो है वो उसी साइंस पर काम करता है, ऊपर उठने के लिए। ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम तभी लगता है उस पर एक्स्ट्रा। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मैंने क्या बोला, एक पॉजिटिव सेंस सोच के देखो, और पहले अपनी उस सोच को थोड़ा सा और गलत ठहराओ। कैसे? कि आपको मैंने कहा कि आप यहाँ पर इसमें ये क्रॉस सेक्शन मान के बैठ गए इमेजिनेशन में। आपने कहा सर यहाँ मास इन होगा, अब देखना जो मैं इक्वेशन लिखूंगा, यहाँ मास इन होगा, यहाँ मास आउट होगा। मान लीजिए कुछ स्टोर किया आपने, पहले देखो माइंड में आपका ऐसे लेके जाने की कोशिश करूंगा कि आप पहले गलत सोचो, क्योंकि आप जनरली ऐसे सोचोगे भी। क्या? कि एक स्पेस है, एक रूम है, मास आया, कितना आया, 10 किलोग्राम पर सेकेंड। कितना निकला, 8 किलोग्राम पर सेकेंड। 2 किलोग्राम यही रुक गया ना? समझ रहे हो? सिंपल सेंस है, सिंपल सेंस है या नहीं है? एक छोटा सा हमने ब्लॉक मान रखा है अपने माइंड में, इस स्पेस में, ये स्पेस मान रखा है, इस स्पेस में 10 किलोग्राम पर सेकेंड एंट्री करता है वाटर, यहां से 8 किलोग्राम पर सेकेंड निकल जाता है, कितना बचा अंदर, 2 किलोग्राम पर सेकेंड। सिंपल सेंस आता है, एम इन माइनस एम आउट बराबर एम स्टोर। एम स्टोर, अभी सिर्फ ऐसे लिखो एम स्टोर, ये समझ में आ रहा है? अगर मैं इसे स्टोरेज, ठीक है, एम स्टोरेज, अगर मैं इसे टाइम से डिवाइड कर दूं तो ऐसे होता है टाइम डिवाइड। ये चीज याद रखना, जब आप डॉट लिख लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, डेल एम वाई डेल टी, है ना? तो मास डिवाइडेड बाई टाइम पर सेकंड कितना जा रहा है, तो किलोग्राम पर सेकंड जब मैं लिखा तो ये हो गया एम डॉट, है ना? इक्वेशन सीधी दिख रही है, जितना इन आएगा उसमें से कुछ आउट जाएगा, कुछ स्टोर हो जाएगा। ऐसे सोचोगे, जरा पाइप फ्लो में सोचना, तो ये एक्चुअली आप सोच रहे हो कि कोई चीज स्टैटिक है, थोड़ा समझना इसे। अगर पाइप फ्लो सोचोगे, एक सेकंड में कितना किलोग्राम स्टोर हो गया, 2 किलोग्राम। अगली सेकंड में क्या पानी आना रुक गया? नहीं, अगली सेकंड फिर आ रहा है, 10 किलोग्राम आ रहा है, अगली सेकंड में यहाँ कितना स्टोर हो गया, 4 किलोग्राम। फिर से 2 ही जाएगा ना आगे की तरफ, तो यहाँ से कितना हो गया 2 सेकंड में, 2 सेकंड में सोचो, आया कितना था 20, बट स्टोर कितना हो गया 4, है ना? चला कितना गया 16। अगली सेकंड में क्या हुआ, फिर से आया 10 और, तो 30 हो गया। यहाँ से कितना निकल गया, फिर से ये 24 निकल गया, स्टोर तो 6 हो गया ना? हर सेकंड बढ़ रहा है। क्या ऐसा होता है, पाइप फट जाता है ऐसे बढ़ बढ़ के? अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसे होता, तो फिर इसका मतलब क्या होता, पाइप तो फट जाता। पहली बात जो आप सोचोगे, मुझे पक्का पता है आप ये सोचोगे घर जाके, कि अगर कभी रिवाइज करोगे ना तो ये सोचोगे कि एम इन बड़ा होगा, एम आउट छोटा होगा, एम स्टोरेज उनका डिफरेंस होगा, हमेशा यही सोचते हैं। बट वो चीज में आपने कंस्टेंट मान रखा है कि उसको स्टैटिक, वो स्टैटिक मान रखा है। तो यहाँ पर तो वो चीज मास बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये 8 किलोग्राम में स्टोर हो गया, मतलब जो 3-4 सेकंड में ये कितना हो जाएगा, 8 किलोग्राम स्टोर हो जाएगा। ऐसे तो पाइप का ये एरिया बढ़ जाएगा, वो पाइप फट जाएगा। ऐसे नहीं होता है। क्या होता है फ्लो में, फ्लो में समझिएगा, फ्लो में हमेशा ये कॉन्सेप्ट होता है। मैंने उस दिन भी शायद आपको बोला भी था कि इसने आपने क्वेश्चन पूछा भी था, बट आई थिंक अब वो है नहीं। ठीक है, जिन्होंने वो क्वेश्चन पूछा था, आपको याद होगा मैंने बोला भी था कि मास की वैल्यू डिपेंड करती है, वेलोसिटी की वैल्यू डिपेंड करती है इस पॉइंट के हिसाब से, थोड़ा डायनेमिक सेंस में। तो यहां से जो एंट्री हुआ
ठीक है, जो एंट्री हुआ दिस इज दी m डॉट x, ये x डायरेक्शन है मेरी, ऐसे x डायरेक्शन। थोड़ा 3D समझने की कोशिश करना, ये स्टार्टिंग समझ गए ना, फिर चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन भी आ जाएगी। ये जो x डायरेक्शन में मैंने सोचा हुआ है m डॉट x एंट्री कर रहा है इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, तो m डॉट x का m डॉट का मतलब क्या हुआ, x डायरेक्शन में इस क्रॉस सेक्शन से कितने किलोग्राम ने पर सेकंड एंट्री की। बस ये एंट्री पर ध्यान दो, कितने किलोग्राम ने पर सेकंड एंट्री की। मान लीजिए 10 किलोग्राम ने पर सेकंड एंट्री की, तो एक बात होता है ये यहाँ पर क्या 10 किलोग्राम पर सेकंड की ही वैल्यू आएगी, जब ये डिस्टेंस वाइज मास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस के ऊपर भी, जितना ये कवर कर रहा है। ये कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए dx, ये कितना डिस्टेंस कवर किया dx, जो आपने यहाँ पर ऐसे अपने माइंड में सोच लिया था ना, उसको भी हमें ऐसे सोचना है कि वो स्पेस का ही पार्ट है। तो अगर मैं यहां पर सोचता हूं तो यहां से कितना ये मास निकलेगा, कितना मास निकलेगा यहां से m डॉट x, जरा सोचना है, यहाँ गलती कर गए हो। अगर आपने इसे भी m डॉट x ही माना है तो इसका मतलब यहाँ पर आपने क्या मान लिया, स्पेस, यहाँ पर मास ही नहीं माना। समझ रहे हो गलती क्या कर गए हो, यहां से अगर m डॉट x निकाला है तो इससे इस साइड से निकलेगा m डॉट x, दिस इज द ट्रू। बट यहां से जब इस क्रॉस सेक्शन की बात करोगे dx डिस्टेंस पर, तो यहां से क्या आ जाएगा m डॉट x प्लस डेल m डॉट x y डेल x इंटू dx। याद आता है ये वाला डिफरेंशिएशन कि कितना हम एक्स्ट्रा ऐड करें, ठीक है, मास का डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि m किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर भी m डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी x के ऊपर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी x के ऊपर डिपेंड कर रही है। पहले मैं आपको ये चीज तो समझा दूं, नहीं तो फिर आपको ये चीजें ऐसी लगेंगी कि पता नहीं क्या क्या बोल गया। अभी मैंने डेंसिटी बोली ना बस, कि डेंसिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपने सोचा कि डेंसिटी कांस्टेंट है, बट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मास के ऊपर, उसके आपके स्पेस के ऊपर भी, टाइम के ऊपर। ठीक है, तो पहले मैं फंक्शन लिख दूं जिससे कि आपको ये चीजें रटनी ना पड़े, क्योंकि आपके माइंड में क्या होता था, आपके माइंड में होता था ये वाली चीज कि स्टीडी फ्लो है, स्टीडी मतलब टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा, आपके माइंड में ये हमेशा रहता है। बट ये हमेशा हमें रखना नहीं है ना, हमें तो पहले डिराइव करनी है ना चीजें। तो डिराइव करने के लिए हम पहले ये नहीं मानेंगे, हम पहले ये नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे कि जो मेरी वेलोसिटी है यहाँ पर, जो मेरी वेलोसिटी है, जो यहाँ से वेलोसिटी आ रही है सबसे पहले, वो वेलोसिटी को समझो। ये वेलोसिटी क्या है, ये है ui प्लस vj प्लस w। मैंने जो ये डायग्राम बना दिया तो x में बना दिया एक सिंपल वाला, ऐसे ही y में बनेगा फिर z में बनेगा, बट वो y और z की हमें कैलकुलेशन नहीं कर ली, वो सिमिलरली हो जाएगा, है ना। पहले हमें x एक्स की कैलकुलेशन निकालनी है बस। तो पहले ये समझो v की वैल्यू ui प्लस vj प्लस w की, ये चीज मैं अवॉइड नहीं कर सकता, क्यों, स्ट्रीम फंक्शन में भी आपको वेलोसिटी की वैल्यू जरूरी है, ठीक है, साथ ही आपका थोड़ा मैथ्स भी मुझे जरूरी है, ठीक है। बट मैथ्स जितना जितना बोलूंगा उतना उतना याद आना चाहिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जैसे कर्ल क्या होता था, डाइवर्जेंस क्या होता था, लाप्लास इक्वेशन में क्या मीनिंग हुआ करता था, बस वो छोटा छोटा मैथ्स चाहिए और ज्यादा नहीं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप डर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। v इक्वल टू यू आई प्लस वीजे प्लस डब्ल्यू के, यहाँ u खुद में ही इज ए फंक्शन ऑफ u v एंड w, खुद में ही ये फंक्शन किसके हैं, ये खुद x का फंक्शन नहीं है u, याद रखना u खुद ही फंक्शन है x y z एंड t का। ये v है टोटल, जिसे हम नेट बोल रहे थे, याद है ना, जो नेट वेलोसिटी बोल रहे थे स्पेस से जाने वाली यूलेरियन वाली, है ना, उसमें मॉलिक्यूल्स तो अपनी अलग अलग वेलोसिटी से भाग रहे होंगे ना, तो ये जो u v w है ये x y z और t के फंक्शन है। ऐसे ही मेरा डेंसिटी किसका फंक्शन है, x y z एंड t का फंक्शन है। अभी डेंसिटी को कांस्टेंट नहीं मानना, अभी डेंसिटी भी इनका फंक्शन है, ठीक है, और ये जो वेलोसिटीज हैं ये भी इनका फंक्शन है। बात क्लियर हो रही है, इतनी समझ में आ रही है, ठीक है। मान लीजिए हमने, ठीक है, मान लीजिए हमने ये dx मान लिया, दिस इज द dy, ये dy मान लिया, ठीक है, और ये मान लिया हमने dz, ऐसे, ठीक है, ये dy हो गया, ये dz हो गया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से तो निकल के आ रहा है m डॉट, ठीक है, यहाँ से m डॉट x प्लस, ये चीज याद आ रही है या नहीं, थोड़ा ये मैथ से, कि उसी वैल्यू का, जो वैल्यू डेल का मतलब समझ में आता है या नहीं, डेल, डेल वाला और एक होता है डी वाला, इनमें क्या डिफरेंस होता है बताओगे, बहुत बढ़िया, एक होता है पार्शियल और एक होता है आपका डिफरेंशिएशन सिंपली, ठीक है। ये पार्शियल का मतलब क्या है, जब आपने इसको डेल वाई डेल एक्स किया तो इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ m डॉट एक्स के उस पार्ट का डिफरेंशिएशन कर रहे हो
जिसमें सिर्फ एक्स वाला वेरिएबल मानोगे, वाई और जेड को कांस्टेंट मान रखा है। समझ रहे हो, इसमें वाई जेड को कांस्टेंट मान रखा है, अगर यहाँ डेल एक्स लिख रखा है तो। बात क्लियर है। और ये वाली चीज ऑब्वियस है कि आपको जब यहाँ का सेंस लेके चलोगे तो dx डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आपको यहाँ पर मास को ही तो ऐड करना है, तो डेल एम डॉट एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू dx आता था, जिसका किसी का पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे तो उसकी वो वैल्यू पार्शियली इनटू में जिसके बेस पे क्या है उसका डी वाला डिफरेंशिएशन वाला। ऐसे ही फिर क्या हो जाता है, डेल एम मतलब किसी और चीज की अगर वैल्यू करें तो डेल अगर वाई में जाओगे तो डेल अपॉन डेल वाई एम डॉट वाई इंटू डी वाई, वो वाई में हो जाएगा। ये सुनो, वो वाई में हो जाएगा, एम डॉट वाई में जुड़ जाएगा। अगर मैं वाई में इसे भगाऊं तो वाई में कैसे भागेगा, वाई में भागेगा क्रॉस सेक्शन कैसे रख के इधर, ठीक है सॉरी वाई वाली चीज क्या है, वाई वाली ऐसे, वाई में रखेगा ऐसे, वाई में ये वाली डायरेक्शन में वाई डी वाई ऐसे माने ना, तो वाई ये वाली डायरेक्शन। अच्छा इसके लिए मैं एक छोटा सा फिगर ये बना दूं आपके ना, एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ आपके हिसाब से कि जो जो चीजें आपके माइंड में चलती हैं, इसलिए वही चीज पहले मैं अपने माइंड में ले लेता हूँ और फिर मैं उसको ड्राइव करवाता हूँ। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पहले आप इसको 3D तो सोच लो, ठीक है। ये है वो स्पेस, कौन सा स्पेस, dx dy एंड dz। इस स्पेस में मेरे पास जो मास है, किसने कहा वो x में जा रहा है, वो इस स्पेस में कैसे निकल रहा है, ये स्पेस मान लिया आपने dy dx dz, वो स्पेस में मास s से आ रहा है, तो उसके हर एक कंपोनेंट है, m डॉट x भी है, m डॉट y भी है और m डॉट z भी है, यस और नो। तो ये तीनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, x वाले की। मैं अभी कौन से वाले की बात कर रहा हूँ, सिर्फ x वाले की। उसके बाद दूसरा क्या होगा, सिमिलरली y वाला, y वाला कौन सा हो जाएगा, ये येलो वाला, y में जाना, ठीक है। और ऐसे ही फिर z वाला हो जाएगा ये ग्रीन वाला, ठीक है। z वाला हो गया ये वाला, z में जाना, z में जाने का मतलब समझ रहे हो, ये इस साइड से पास जो हो रहा है उसका कंपोनेंट, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल तो हमारा टोटल हो जाएगा ना, बात क्लियर है, तीनों का सम वो हमारा टोटल हो जाएगा, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म जोड़ रहे हैं, तो डायरेक्टली वेक्टर को हम जोड़ देंगे। बात क्लियर हो रही है इतनी, ठीक है। अभी जो ये वाला सेंस आया, इसमें क्या हुआ, दिस इज द एम डॉट इन, दिस इज द एम डॉट इन जो अंदर की तरफ जा रहा है, ऑब्वियसली ये वाली चीज आपने स्पेस मान रखी है, ठीक है, जैसे इस वाले फिगर में, ठीक है। यहां से क्या निकला, दिस इज द एम डॉट आउट, ये क्या हो गया, एम डॉट आउट। अंदर क्या हुआ, एम डॉट स्टोरेज, एम डॉट स्टोरेज। तो क्या हो जाएगा यहां से, एम डॉट इन माइनस एम डॉट आउट इक्वल टू एम डॉट स्टोरेज। एम डॉट इन की वैल्यू क्या है, एम डॉट एक्स माइनस एम डॉट आउट की वैल्यू क्या है, एम डॉट एक्स प्लस डेल एम डॉट एक्स वाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, एंड इक्वल टू एम डॉट स्टोरेज। एम डॉट स्टोरेज की भी बात करूंगा, पहले इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, किसकी, एम डॉट इन माइनस एम डॉट आउट की, क्योंकि एम डॉट स्टोरेज होगा तीनों का एक साथ, तीनों का एक साथ एम डॉट स्टोरेज, अभी बात करेंगे उसकी। तो एम डॉट इन माइनस एम डॉट आउट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ डेल एम डॉट एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज द एम डॉट इन माइनस एम डॉट आउट, बट कौन सी डायरेक्शन में, एक्स में। अब बताओ सिमिलरली लिख दूं, मैंने ये चीज इसलिए समझाई क्योंकि एक्चुअल में ये बहुत सारे वेरिएबल हैं। मैंने अगर डायरेक्टली आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखवा देता ना, तो आप ये सोचते हैं एक्स वाई जेड आए कहां से। ये एक्स वाई जेड बेसिकली हर एक पैरामीटर खुद उन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एम खुद एक्स वाई जेड पर है, क्योंकि एम का रो उन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एम में जो वेलोसिटी है वो उन चीजों पर डिपेंड कर रही है। कौन सी वाली चीज, ये वाली चीज, क्योंकि यहाँ पर जिस टाइम पर आपने अभी डेंसिटी को कांस्टेंट नहीं माना हुआ, डेंसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो एम डॉट इन इक्वल टू एम डॉट आउट आएगा, वो निकल के अभी लास्ट में करूंगा जब ये इनकम्प्रेसिबल मानोगे। आप जो ये चीज सोचते हो ना, इसलिए मैंने पहले ये बताया था, आप जो सोचते हो वो हमेशा क्या सोचते हो, स्टीडी एंड इनकम्प्रेसिबल। इसीलिए तो मैंने एक छोटा सा रॉकेट वाला एग्जांपल दिया था, आप ये सोचते हो इसलिए आप सोचते हो ऐसा। बट अभी है कि जनरल फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ, जनरल फॉर्मूले में क्या है, डेंसिटी हमारी क्या हो रही है, चेंज, और अगर डेंसिटी चेंज है तो मास हमारा कैसे जाएगा ये हमें भी नहीं पता। डेंसिटी अगर कम हो गई तो मास की वैल्यू कम पर सेकंड निकलने में, डेंसिटी अगर कम है तो पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल 10 निकल रहे हैं बस, है ना, कम निकल रहे हैं तो मास पर सेकंड क्या हो गया, कम हो गया। डेंसिटी ज्यादा तो पर सेकंड कितने निकल रहे हैं, ज्यादा निकल रहे हैं तो किलोग्राम पर सेकंड ज्यादा हो गया, ये सुनो, है ना। तो वो सेंस है, इसलिए अभी हमें नहीं पता डेंसिटी का चेंज कैसा है, तो उसे डेंसिटी को हमने ये मान लिया, तो हम एक सिंपल पॉजिटिव सेंस से जा रहे हैं। वैल्यूज निगेटिव आ जाती हैं वो चलेगा,
बट हम जाएंगे किससे, पॉजिटिव सेंस से। और यहाँ पर फॉर्मूला सीधा रखा है, m डॉट इन माइनस m डॉट आउट इक्वल टू m डॉट स्टोरेज। ठीक है, अभी ये x डायरेक्शन वाली बात हो गई, और कुछ भी माइंड में चला प्लीज पूछ लो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, m डॉट इन माइनस m डॉट आउट। अब मैं कौन सी वाली बात करूंगा, y डायरेक्शन की। ये जो आपने 3D स्पेस माना है, स्पेस जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अभी x वाला कंपोनेंट ले लिया m डॉट का, x वाला कंपोनेंट ये आ गया। अगर उसी फ्लो का y कंपोनेंट लोगे तो y, मतलब ऐसे मत करो प्लेन में, ऐसे लेके आओ फ्लो, तो y कंपोनेंट भी होगा ना उसका कुछ, तो y कंपोनेंट का आंसर दो। क्या ये बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाएगा, y कंपोनेंट के हिसाब से m डॉट इन y माइनस m डॉट आउट y, और जो इसमें स्टोरेज है, फिर से वही काम चलेगा, ये वाली चीज ये जुड़ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल x की तरह हो जाएगा, ये जैसे x का फिगर बनाया वैसे y में फिगर बनेगा। आंसर फाइनली क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से इक्वल टू माइनस में डेल m डॉट y अपॉन डेल y इंटू डी वाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यही चीज तो आ रही है m डॉट इन माइनस m डॉट आउट, बट किसमें, y में, y डायरेक्शन। उसका y कंपोनेंट ये आ रहा है, एक बचा और z कंपोनेंट, z कंपोनेंट ये वाला गया, तो इस वाले z कंपोनेंट में क्या हो रहा है, इस वाले में भी तो यही काम हो रहा होगा, है ना, इस वाले में भी तो ये होगा, बस ये उसका सिर्फ z कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, तो ये वाला भी हमारा z कंपोनेंट आ गया, ये हमारा z कंपोनेंट आ गया, z डायरेक्शन वाला, m डॉट इन माइनस m डॉट आउट, क्या, डेल m डॉट z अपॉन डेल z इंटू डी z। अब बताइए ये टोटल होगा या नहीं, आप अगर इन चीजों को देखोगे तो टोटल होगा ना, जो उसके अंदर की बात करूंगा, जो उससे पास हो रहा होगा रियल में, तो टोटल में अगर मैं बात करूं तो क्या निकल के आ जाएगा, m डॉट इन माइनस m डॉट आउट टोटल, ये क्या हो गया, टोटल नेट, वो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ, माइनस सब में से बाहर ले लिया, क्या क्या बन के आ गया, डेल वाई डेल एक्स m डॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, ये इतना क्लियर है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया जो जो आए थे, प्लस में डेल वाई डेल एक्स, सॉरी डेल वाई m डॉट वाई और इंटू डी वाई, प्लस में डेल वाई डेल जेड m डॉट जेड इंटू डी जेड। यस और नो, ये हो गए हमारे टोटल, है ना, जो उस एक्चुअल स्पेस में से निकल रहा होगा। ठीक है, m डॉट इन माइनस m डॉट आउट, बट इसके बराबर क्या था, जो उस एक्चुअल स्पेस में स्टोर हो रखा है, स्टोर हो रखा है मतलब क्या, डेंसिटी अगर ज्यादा हो गई तो यहाँ पर डेंसिटी कम हो गई ना, शुरू में डेंसिटी ज्यादा हो रही है तो यहाँ कम थी, बट उससे वो ज्यादा जा रही है तो यहाँ डेंसिटी डिफरेंस है ना, मतलब यहाँ पर स्टोरेज हुआ ना कुछ डेंसिटी सेंस में, बस वही चीज आपको बतानी है। तो मैं अब जो डी एम स्टोरेज की बात थी उसकी बात कर रहा हूं, जो एम स्टोरेज था वो एम स्टोरेज, ठीक है, हमने क्या लिया हुआ है इसे, एम डॉट स्टोरेज, एम डॉट स्टोरेज क्या होगा, डेल वाई डेल टी एम, डेल वाई डेल टी ऑफ एम जो उसके अंदर है, डेल वाई डेल टी ऑफ एम स्टोरेज। मैं ये डॉट था ना, डॉट डॉट वाली इक्वेशन में ही तो बराबर कर रहे थे ना, एम डॉट इन माइनस एम डॉट आउट इक्वल टू एम डॉट स्टोरेज, तो एम डॉट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल वाई डेल टी ऑफ एम स्टोरेज। एम स्टोरेज का मतलब कौन सा, जो वो स्पेस था उसमें कितना स्टोर हुआ, हुआ या नहीं हुआ वो आगे की डिपेंड करता है, जो आप उसमें कंडीशन रखते हो। ठीक है, अभी तो हमें मान के चलना पड़ेगा ना, हुआ है तो वो कितनी वैल्यू का हुआ है, वो कितनी वैल्यू का हुआ है, अब उसकी बात करो, कितनी वैल्यू होगी वो, डेंसिटी उसमें, किसमें, जो स्पेस माना हुआ है आपने उसमें, डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम, दिस इज द मास सिंपली, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसमें कोई दिक्कत, बट डेंसिटी को कांस्टेंट मत मान लेना, डेंसिटी इज आल्सो डिपेंड ऑन द एक्स वाई जेड एंड टी, यस और नो। ठीक है, तो डेंसिटी इज आल्सो डिपेंड ऑन एक्स वाई जेड एंड टी, तो हम डेंसिटी को बाहर नहीं निकाल सकते, तो क्या हो गया, डेल वाई डेल टी रो, और वी क्या है, वी है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या था अभी आपने बनाया था, dx dy एंड dz, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, dx dy dz, दिस इज द वॉल्यूम, इतना क्लियर है, दिस इज द m डॉट स्टोरेज, दिस इज द m डॉट स्टोरेज। अभी मैंने एक छोटी सी वो कर दी है, मैं जल्दी से m डॉट स्टोरेज पे पहुंच गया, पहले इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना था, इसको और जल्दी से थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं यहाँ पर, बस 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 हो गया हो गया हो गया, कंप्लीट होने वाला है बस। ठीक है, एक्चुअली मैं इसे छेड़ना चाह नहीं रहा था, बट आप फिर कहते कि यार ये तो काइनेमेटिक वाली चीज भी नहीं समझा के चल रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा रुको एक सेकेंड, माइनस डेल वाई डेल एक्स, एम डॉट एक्स की वैल्यू क्या होगी, एम डॉट एक्स, एम डॉट एक्स, इसको जरा यहां से समझो, ये जो फिगर बना रखा था यहाँ पर, एम डॉट एक्स का वैल्यू क्या होगा, एम डॉट एक्स का मीनिंग क्या है कि ये dx चल रहा है आगे, है ना, कितने टाइम में,
पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर ये dx y dt की बात करूं, dx y dt, तो वो क्या है मेरी u। ये dy है, dy डेल एक्स वाई डेल टी नहीं है, जबकि u एक्चुअल में डेल एक्स वाई डेल टी प्लस डेल एक्स वाई डेल वाई प्लस सॉरी डेल यू वाई डेल एक्स प्लस डेल यू वाई डेल वाई प्लस डेल यू वाई डेल जेड, इस तरह से चलेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि u खुद में क्या है, एक्स वाई जेड एंड t का और फंक्शन। अभी एक्सेलरेशन में समझाऊंगा उन चीजों को, सिर्फ एक्सेलरेशन में। ठीक है, तो अभी क्या है, dx वाई dt क्या हो गया मेरा, dx वाई dt हो गया u। ठीक है, तो अगर मैं पर यूनिट टाइम की बात करूं तो m डॉट की वैल्यू क्या होगी, m डॉट x की वैल्यू क्या होगी, आपको ये देखना है। m डॉट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, u इनटू एरिया। सुनो, u कहां से आया, u कहां से आया, पर यूनिट टाइम है ना, डेंसिटी, पहले इसको यहां से लिखो, डेंसिटी m डॉट की वैल्यू लिखो ना सीधे, जैसे अभी हमने किया था, क्या, डेल वाई डेल टी एम एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल वाई डेल टी एम एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी यहां पर डेल वाई डेल टी इंटू एम एक्स की वैल्यू क्या है, रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, बट ये वॉल्यूम कैसा है, ये वॉल्यूम है पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो सीधा क्या हो जाएगा, डी एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, डी वाई इंटू डी जेड इंटू में डी एक्स। बट ये dx का अगर हम डेल टी कर दें, ये डेल टी है, यहाँ पर x लिख दिया मैंने, डेल टी कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m डॉट x आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू u। समझ रहे हो, डेल टी और डेल एक्स कर ले तो क्या हो जाएगा, ये हमारा u। तो इसका मतलब पर यूनिट टाइम, समझ रहे हो ना, यहां से एक पर यूनिट टाइम ही तो मास आगे जाएगा ना, तो पर यूनिट टाइम के हिसाब से हमने उसे क्या ले लिया, u। और जैसे हमने उसे u लिया तो क्या बन के आ गया, रो इंटू यू इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द m डॉट x, ये है m डॉट x। ऐसे कैसे भाई, अभी तो मेरी कंटिन्यूटी की इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई सर। हाँ यार, अभी तो समझ में आने लगा है। अब तो हम एंड पर जाने वाले थे। रुको 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 रुको, बस कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अरे रुको एक सेकंड, एक सेकंड, ये तो बच्चे भी आ गए हैं। अरे रुको, बस 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 एक एक काम कर लेते हैं, रुको रुको। नहीं नहीं, पार्टी वार्टी नहीं होगी, सुनो, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रो यू डी वाई डी जेड दिख रहा है, इनटू आ गया dx प्लस डेल वाई डेल एक्स। सिमिलरली लिख दूं यहाँ, रो इनटू क्या आ जाएगा, डेल वाई सॉरी, रो इनटू क्या आ जाएगा, v, v आ जाएगा यहाँ dx इंटू डी जेड, dx इंटू डी जेड, और ये वाला क्या बचेगा, dy प्लस ये क्या हो जाएगा, डेल वाई डेल जेड, एम डॉट जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू इंटू में, रो इंटू डब्ल्यू इंटू में जो एरिया है, एरिया क्या होगा जेड के लिए, dx और dy, और यहाँ का जो ये dz है ये बच्चा। क्लियर है? अब देखो दिख रहा है कुछ, ये वॉल्यूम होते जा रहे हैं, ये इस वाले वॉल्यूम से कट जाएंगे जो यहाँ वाला आया था, और यहाँ से हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन आ जाएगी। फिलहाल अभी इस चीज को यहीं रोक देते हैं, बट यार ऐसे तो